हाय आज की इस वीडियो में हम मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को करेंगे पूरा का पूरा रिवाइज, देखेंगे 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि 70% ऑफ द ऑडियंस नहीं की हुई है, सो मैं एक बार रिमाइंड करा दूं, सो सब्सक्राइब कर दो ताकि फिर अनइंटरप्टेड वीडियोस आप देख पाओ। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। नोट्स अवेलेबल हैं सारे के सारे आरजी लेक्चर्स ऐप एंड आरजी लेक्चर्स वेबसाइट पे, सारे के सारे हमारे सीरीज के। ओके चलिए, सो पहले पहले 2025 के क्वेश्चंस देखते हैं। सो 1 मार्क का छोटा सा आपसे एक टर्म पूछा गया है, उसके बाद 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, और डोमेन थ्योरी का पूरा यहां से एक्सप्लेनेशन हमसे पूछा गया है। उसके बाद 2024 में पूछा गया है मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, एंड उसके बाद यहां से है एक छोटा सा न्यूमेरिकल। ओके, बट ये न्यूमेरिकल अगेन आपका प्योरली मैग्नेटिक मटेरियल्स का नहीं है, ये न्यूमेरिकल आपका 2 चैप्टर्स का कहीं ना कहीं मिक्सचर है। सो लेट्स स्टार्ट। सलाह ये रहेगी, मैग्नेटिक मटेरियल्स छोटा चैप्टर है तो इसको कुछ भी स्किप मत करो, पूरा का पूरा चैप्टर करो, एंड 40 मिनट्स में मेरे हिसाब से पूरा चैप्टर एनीवेज हो भी जाएगा। सो चलिए करते हैं फाइनली हम स्टार्ट। मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन होता क्या है? देखो, मैग्नेटाइजेशन का सबसे पहले पहले हम लोग फॉर्मूला समझते हैं। मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला हो जाता है नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर। तो अगर मैं एक मैग्नेट का मटेरियल लेता हूं, सो जो भी मैं मैग्नेट का मटेरियल लूंगा, सो वो मटेरियल मेरा बड़ा हो सकता है, शेपलेस हो सकता है, शेप वाला हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, तो मुझे पूरे के पूरे मटेरियल पे काम करने की जरूरत नहीं है। मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा लूंगा, फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका हिस्सा कंसिडर करूंगा, और देखूंगा कि उसमें मुझे नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना मिल रहा है। बिकॉज आपने जब पूरा पढ़ा होगा चैप्टर, आपने एवरग्रीन सीरीज आई होप देखी है, जो हर साइंस के स्टूडेंट के लिए कंपलसरी सीरीज है, पिछले साल भी थी, इस साल भी है, अगले साल भी रहेगी। तो उसमें मैंने आपको बताया है कि मेजर ऑफ द डाइपोल मोमेंट्स कैंसिल हो जाते हैं। जैसे एक लोकल ट्रेन में ही आप देखोगे, 3 लोग इधर मुंह करके खड़े हैं, सो 3 लोग पीछे की तरफ मुंह करके रुकते हैं, तो यानी सबके नेट डायरेक्शंस कैंसिल हो जाते हैं, बट कुछ रह जाते हैं। सो मैग्नेटाइजेशन वही है, जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रह गए पर यूनिट वॉल्यूम, उसको कहा जाता है हमारा मैग्नेटाइजेशन। और इसका डिनोशन क्या होता है, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से। ओके, और इसका ऐसा यूनिट हो जाता है एम्पियर पर मीटर के बराबर। हो सकता है आपसे डायमेंशंस पूछें, तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट की खुद की फॉर्मूला क्या होती है। सो ये जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का खुद का फॉर्मूला, तो इसके 4 फॉर्मूलाज हैं, थोड़ी देर में हम देखेंगे, बट पहला वाला फॉर्मूला हो जाता है करंट इनटू एरिया के बराबर। क्या हो जाता है? करंट इनटू एरिया के बराबर। करंट का यूनिट होता है एम्पियर, एरिया का यूनिट होता है मीटर का स्क्वायर, और डिवाइड में है यहां से वॉल्यूम। सो एरिया मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। सो यहां से मेरे पास बचेगा एम्पियर पर मीटर, मेरा हो जाता है यूनिट, और डायमेंशन हो जाएगा एम्पियर में 1, लेंथ में यहां से -1। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मैटर कर जाती हैं। चलिए, व्हाट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी? अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी यहां पर क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी का आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जब आपकी उम्र बड़ी हो जाती है। सो आइडियली मैग्नेटिक इंटेंसिटी जब आप ग्रेजुएशन में जाते हो, आपको रियलाइज होता है कोई टर्म है ही नहीं। ओके, सो मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज अ मिसकॉन्सेप्शन, बट ये बाद में प्रूफ होता है, पहले नहीं। 11th-12th में सबको पढ़ाया ही जाता है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम डिनोट करते हैं विद द लेटर H। इसके 2 फॉर्मूलाज हो जाते हैं। पहला फॉर्मूला हो जाता है H इज इक्वल टू दी NI के बराबर। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सोलेनोइड लेके आते हो मार्केट से, और उस सोलेनोइड को आप नंबर ऑफ टर्न्स उसके कांस्टेंट है, सोलेनोइड की करंट कैरिंग कैपेसिटी कांस्टेंट है, तो अगेन कांस्टेंट कांस्टेंट जमा हो जाते हैं, सो वी रिप्लेस देम विद द न्यू कांस्टेंट। सो वही हो जाता है हमारा H मैग्नेटिक इंटेंसिटी। दूसरा फॉर्मूला इसका कैसा जाता है? सो दूसरा फॉर्मूला इसका यहां से कुछ इस प्रकार से जाता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ओके, सो दूसरा फॉर्मूला इसका कैसे जाता है? दूसरा फॉर्मूला इसका जाता है B इज इक्वल्स टू डी हो जाता है हमारा म्यू 0 टाइम्स ऑफ यहाँ से H के बराबर। क्या हो जाता है? B इज इक्वल्स टू डी हो जाता है यहाँ से हमारा म्यू 0 टाइम्स ऑफ यहाँ से H के बराबर। ओके,
तो ये आपके दो फॉर्मूलाज हैं। ये फॉर्मूला आपने देखा ही होगा, सोलेनॉइड का ही फॉर्मूला है μ0, Ni वाला हमारा फॉर्मूला। ओके, चलिए। So magnetic intensity is a quantity used in describing the magnetic phenomenon in terms of their magnetic field. So देखो B का मतलब क्या है? B का मतलब है magnetic field. The strength of the magnetic field at a point can be given in terms of vector quantity. आप ध्यान से पढ़ो, डेफिनेशन में कुछ भी नहीं। क्या बोला है? कुछ खास बोला है क्या कि वाह ऐसा मैग्नेटिक इंटेंसिटी? कुछ भी। एक क्वांटिटी है जो यूज होती है डिस्क्राइब करने में मैग्नेटिक फिनोमेना। ओके, सो ये क्वांटिटी है ही नहीं, ये बाद में प्रूफ होता है, बट अगेन 12th के सिलेबस का ये पार्ट हमारा नहीं है, उसका डिस्प्रूफ होना। चलिए, ससेप्टेबिलिटी। ससेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है? ससेप्टेबिलिटी का यहाँ पे सीधा मैथमेटिकल मीनिंग है, आपका डेफिनेशन बेस्ड, बट ससेप्टेबिलिटी का जैसे मैं हमेशा कहता हूं, ससेप्टेबिलिटी एबिलिटी है एक मटेरियल की मैग्नेटिज्म को झेल पाने की। ओके, बिकॉज अगर किसी की ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव है तो वो मैग्नेटिज्म से रिपेल हो जाता है, किसी की ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव है तो वो मैग्नेटिज्म से अट्रैक्ट होता है। तो एक्चुअली तो वो मीनिंग है। तो आप ये भी लिख सकते हो जो मैंने बोला, susceptibility is the ability of the material to withstand the magnetic field. ओके, ऐसा आप कुछ लिख सकते हो। चलिए, दूसरा मीनिंग यहां पर ये है कि आपका m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है h के बराबर, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो आता है कांस्टेंट, वही है ससेप्टेबिलिटी। तो ससेप्टेबिलिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके, तो ये भी आपका एक एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, आप लिख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। डिफाइन मैग्नेटिज्म, स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैं नहीं बताने वाला हूं, स्कूल का लेक्चर हो जाएगा, लेवल गिर जाएगा पूरा। ओके ठीक है, सो आप पढ़ सकते हो, जो भी है आप पढ़ सकते हो। नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मैग्नेटिज्म कभी भी आपका डायपोल बन के ही एग्जिस्ट करता है, आपका कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट करें। ओके, तो ये सब चीजें नहीं होती। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट यही जो मैंने अभी अभी आपको बताया। ओके, इसमें फर्दर मोर आपका टेक्स्ट बुक स्टार्ट ऐसे होता है कि अगर आप मैग्नेट को फ्रीली टांग देते हो तो इवेंचुअली होता क्या है, आपका मैग्नेट कुछ इस फॉर्मेट में मुझे लटक के दिखता है। ओके, तो इसका मतलब अगर नॉर्थ पोल ऊपर के तरफ गया है, इसका मतलब मैग्नेटिज्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको पता होगा स्कूल में हम लोग कहते थे अर्थ इज अ मैग्नेट, तो कहीं ना कहीं अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल ऊपर के तरफ होगा, तभी ही मेरे मैग्नेट में नॉर्थ पोल मेरा ऊपर की तरफ गया है। सो बेसिकली हम ऐसा करते करते चीजें कहते हैं ये तो स्कूल का है, ये आएगा भी नहीं, बट क्या है बोल नहीं सकते हैं, कभी आ गया तो। अगर इस साल उनको बहुत ज्यादा इजी पेपर रखना हुआ तो, बिकॉज हमने देखा करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्कूल के ही क्वेश्चंस थे कि एमीटर और वोल्टमीटर में फर्क क्या है बताओ, एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है बताओ। तो ये 11th-12th के सवाल है ही नहीं, ये आपके क्लास 10th के सवाल हैं जो 2 साल से करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछे गए हैं। चलिए, गुड क्वेश्चन। व्हाट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो? 1 मार्क के लिए आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है? सो हमारा E अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस रेशियो को कहा जाता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये हमें थर्ड फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट में मिलता है। थोड़ी देर में हम इसको डिराइव करेंगे कि आया कहां से, बट अभी के लिए रेशियो तो यही है, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विथ एंगुलर मोमेंटम। सो हमारी फॉर्मूला आती है यहां से m इज इक्वल्स टू दी, यहाँ पे MO का मतलब क्या है? MO का मतलब है मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट। ओके, MO का मतलब क्या है? मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट। जिन भी लोगों को कंफ्यूजन होता है इन सब चीजों में कि यार ये OO क्या है, सर ये LO क्या है, आप मत लिखो, जरूरी नहीं है, आप M भी लिख सकते हो, इट्स ओके, बट बोल देना कि M मैग्नेटाइजेशन नहीं है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। तो हमारी तीसरी फॉर्मूला इस डेरिवेशन जो हम थोड़ी देर में करेंगे, हमको कुछ इस प्रकार से यहां से मिल जाती है। ठीक है, सो बस इसमें ही हम लोग E/2m को एक तरफ रखते हैं और इन दोनों को दूसरी तरफ लेके आते हैं, तो यही हो जाता है आपका गायरोमैग्नेटिक रेशियो। अगेन इलेक्ट्रॉन की चार्ज कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, तो इनकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं, तो ये मेरा आंसर यहां से आ जाता है। अ प्योर 1 मार्क क्वेश्चन, बिकॉज उससे ज्यादा लिखने के लिए है भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप लिख सकते हो वेक्टोरियली, अगर आप देखोगे सो वेक्टर अगर आप लगा दोगे सो इनका डायरेक्शन ऑपोजिट होता है।
मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होता है, तो माइनस की साइन हम लोगों को यहां से मिल जाती। उसके बाद यहां से पूछा गया है डिराइव द रिलेशन बिटवीन द परमिएबिलिटी एंड द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। मैं आपको बता दूं मैग्नेटिक मटेरियल्स आपने कितना भी अच्छे से किया हो, कितना भी अच्छे से आपने किया हो, ऐसा क्वेश्चन रीड करोगे समझेगा ही नहीं करना क्या है। सो क्या बोला है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन द परमिएबिलिटी, ओके, सो परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के बीच में यहां पर रिलेशन बताना है। क्या करना है, परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी के बीच में यहां पर रिलेशन बताना है। तो बेसिकली यहां पर आपको ये पूरा डेरिवेशन ही करना है। ओके, आपको क्या करना है, पूरा का पूरा परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी, देखो आपका ये वाला जो लास्ट का रिलेशन है ना, ये वाला, सो आपको बेसिकली ये डिराइव करना है। ओके, ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल में पूरा का पूरा डेरिवेशन ही आपको करना है। सो ये मैं आपको आने वाले कुछ मिनटों में यहाँ पे एनीवेज कराने वाला हूँ। ठीक है, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं भले इस डेरिवेशन को। यस वी कैन स्टार्ट बिकॉज आगे का हमारा पार्ट थोड़ा सा एनीवेज अलग है। चलिए, तो ये डेरिवेशन बहुत अलग अलग तरीकों से आ सकता है। ये डेरिवेशन कुछ इस प्रकार से भी आ सकता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, या फिर सीधा बोल सकते हैं डिराइव द एक्सप्रेशन लाइक B इज इक्वल टू डी म्यू एच के बराबर। तो बहुत सारे तरीकों से आपसे ये जो सेकंड डेरिवेशन है हमारे टेक्स्ट बुक का, ये पूछा जा सकता है। चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूं। देखो, मेरा डेरिवेशन कराने का तरीका थोड़ा सा अलग है एंड बेहतर है, मैं इसको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। 5 चीजें मैं पहले डिराइव करवाता हूं। ओके, तो क्या होता है, डेरिवेशन चुटकी में हो जाती है। टेक्स्ट बुक क्या करती है, वो 5 चीजें साइमल्टेनियसली डिराइव करती है, तो उनका थोड़ा सा डेरिवेशन ऐसे रट्टा मारने जैसा लगता है। चलो समझते हैं। कंसीडर करते हैं मेरे पास एक सोलेनोइड है। सो अगर मेरे पास एक सोलेनोइड है तो सोलेनोइड की खुद की मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला होती है जो कहती है B इज इक्वल्स टू दी म्यू 0 टाइम्स ऑफ यहां से NI के बराबर। वो सोलेनोइड के अंदर क्या रखा गया है, वो सोलेनोइड के अंदर रखी गई है एक रॉड। सो सोलेनोइड के अंदर क्या रखी गई है, रखी गई है एक रॉड। अब मुझे करना क्या है, मुझे इस रॉड को मैग्नेटाइज करना है। क्या करना है, इस रॉड को मैग्नेटाइज करना है। तो आपको क्या लगता है, रॉड ऐसे ही मैग्नेटाइज हो जाएगी? रास्ते से जाके कोई लकड़ी लेके आया, ऊपर से कलर कर दिया, मुझे दिया और मेरे को बोला सर मैग्नेटाइज करके दो? नहीं। तो मटेरियल की खुद की कुछ प्रॉपर्टी होती है। सो मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है वो यही होती है कि B इज इक्वल टू डी क्या हो जाता है, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है M पे, जहां पे M क्या हो जाता है, M हो जाता है हमारा मैग्नेटाइजेशन के बराबर। एंड ऑब्वियसली ये सारी चीजें हमारे मीडियम पे डिपेंड करती हैं। सो ये हो जाती है मेरी यहां से सेकेंड फॉर्मूला। तो ये है सोलेनोइड के लिए फॉर्मूला, ये है मेरे यहां से रॉड के लिए फॉर्मूला। सो मेरी टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहां से क्या हो जाएगी, सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी जितनी मेरी सोलेनोइड की है प्लस यहां से जितनी मेरी यहां से रॉड की। चलिए, सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, म्यू 0 टाइम्स ऑफ NI के बराबर। रॉड की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, म्यू 0 टाइम्स ऑफ M के बराबर। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया जब जब कांस्टेंट्स जमा हो जाए हम एक नाम दे देते हैं न्यू कांस्टेंट। सो NI को मैं नाम दे दूंगा H के बराबर। सो H इज इक्वल टू दी NI, यहां से बन जाएगा मेरा एक और कांस्टेंट। चलिए, सो यहां से क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिलेगा म्यू 0 टाइम्स ऑफ, मेरे पास आ जाएगा H, यहां से बचेगा म्यू 0 टाइम्स ऑफ M। म्यू 0 निकलेगा यहां से कॉमन, हो जाएगा अंदर में M प्लस H के बराबर। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, सो दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज सेकंड फॉर्मूला, दिस इज थर्ड फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने। मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी पे। जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, जितना करंट ज्यादा होगा, उतना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा, यानी मैग्नेटाइजेशन भी ज्यादा होगी। कहने का मतलब सारे टर्म्स आपके इनडायरेक्टली एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, कोई भी चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, बस इतना आपको समझना है। चलिए, प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो साइन आ जाता है यहाँ पर हमारा कांस्टेंट में आ जाता है ससेप्टिबिलिटी। ओके, ससेप्टिबिलिटी क्यों आता है, बिकॉज अगर आपका मटीरियल लायक ही नहीं है, जैसे H का फॉर्मूला है NI के बराबर, N का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, I है करंट। अरे भाई, तुम लकड़ी के भूसे के बेट के मुझे टर्न्स बना के दो तो क्या उसका करंट फ्लो होगा क्या, या उससे कुछ मुझे मिलेगा क्या? नहीं। तो ससेप्टिबिलिटी वही बताता है
कि क्या मेरा मटेरियल लायक है क्या। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, m के जगह यहाँ से क्या डाल देते हैं, m के जगह डाल देते हैं यहाँ से chi टाइम्स ऑफ h। तो यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से h हो जाता है मेरा कॉमन, अंदर में बचता है यहाँ से 1 प्लस chi के बराबर। चलिए 1 प्लस chi किसके बराबर होता है, इसकी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, सीधा टेक्स्ट बुक में बोलते हैं कि ये बराबर होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी के। चलिए अब किसी भी चीज का अगर मुझे रिलेटिव क्वांटिटी फाइंड करनी हो, जैसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मुझे निकालना है तो वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वैक्यूम। उसी प्रकार से अगर मुझे परमिएबिलिटी निकालनी है तो उसका भी यही रूल है। सो ध्यान से देखो, म्यू आर और म्यू जीरो का मल्टीप्लाई क्या देता है, मुझे देता है म्यू के बराबर, वो है मेरी फिफ्थ फॉर्मूला, यहां से मुझे मिल जाएगा मेरा फाइनल एक्सप्रेशन। तो ये एक डेरिवेशन आपसे बहुत सारे तरीकों से पूछा जा सकता है। तो इस एक डेरिवेशन में ये 5 फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं जो मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है। तो आप लोग चाहो तो ऑन द स्पॉट करते जाओ, आप लोग चाहो तो पहले ये 5 फॉर्मूलाज लिखो, उसके बाद अपने डेरिवेशन को यहां से स्टार्ट करो। ठीक है, चलिए। तो आपका देखो यही है, आपसे यही फॉर्मेट यहां पर भी पूछा गया है। इसको बहुत तरीकों से पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ रॉड केप्ट इनसाइड अ सोलेनॉइड। ओके, तो देयर आर मेनी वेज। तो आप याद रखना मैग्नेटिक मटेरियल्स में इस एक डेरिवेशन के क्वेश्चंस के बहुत ज्यादा फॉर्मेट्स यहां पर पॉसिबल हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, डिस्कस करते हैं अभी हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के डेरिवेशंस एंड फॉर्मूला। तो इसमें हम लोगों को आइडियली 4 फॉर्मूलाज निकलती हैं। कितनी फॉर्मूलाज निकलती हैं? 4 फॉर्मूलाज। मैं पहले फिजिक्स बताना प्रेफर करूंगा। फिजिक्स बताने में मुझे 2 ही मिनट लगेंगे कि ये ऑर्बिटल मोमेंट चल क्या रहा है, क्या आखिर क्या पढ़ना क्या है। काफी लोगों को रट्टा मारने की एक हैबिट हो जाती है, तो फिर क्वेश्चन पूछने का इच्छा ही जागृत नहीं होता है। देखो बात यहां पर कुछ ऐसे है, अगर मैं बोलता हूं मेरे पास एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर अगर एक इलेक्ट्रॉन है, तो बचपन से हमने सीखा है कि इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो इसमें तो कुछ नई बात नहीं है, सभी को ये चीज पता है। बट बात ऐसी है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी नामक चैप्टर में हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि अगर मेरे पास कोई सर्किट है तो वो सर्किट में भी पहले इलेक्ट्रॉन निकलता है नेगेटिव टर्मिनल से, और वो इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा यहां से घूम के आ जाता है, एंड देन मुझे यहां से करंट मिलता है। क्या मिलता है? देन मुझे यहां से करंट मिलता है। ओके, और जब इलेक्ट्रॉन घूमता है ऐसा, तो हम लोग कहते हैं कि हमें करंट मिलता है कुछ ऐसा। ओके, तो उसी प्रकार से अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और मुझे करंट मिल रहा है, तो यहां पर भी परिस्थिति सेम ही होनी चाहिए। यानी मैं बोल सकता हूं कि अगर मेरा यहां से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो मुझे करंट मिलना चाहिए यहां पर कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। करंट क्या मिलना चाहिए? करंट मुझे यहां से मिलना चाहिए कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो अगर वो ऐसा घूम रहा है, सो करंट मिलना चाहिए मुझे यहां से कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो दैट इज द बेसिक्स ऑफ फंडा। फर्दर मोर, एक चैप्टर पहले हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, कि जब जब करंट बहता है आसपास प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इवेंचुअली मुझे पता है कि अगर करंट यहां से बहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर मेरी प्रोड्यूस होगी। बट बात वही है, मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से प्रोड्यूस हुई? प्रोड्यूस हुई इस गद्दार के वजह से, जो कि इलेक्ट्रॉन है। ओके, गद्दार नहीं, बट यस, इसके वजह से प्रोड्यूस हुई। वही है मैग्नेटिक मोमेंट, यानी जो मैग्नेटिज्म आया किसके वजह से? ऑर्बिटल मोशन के वजह से। किसके वजह से? ऑर्बिटल मोशन के वजह से। ओके, सो वही है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ। पूरा चैप्टर आपका उस पे ही आधारित है। ठीक है, चलिए। तो अभी यहां पर सिचुएशन कैसा होता है? सिचुएशन होता है हमारी 4 फॉर्मूलाज होती हैं, जिसमें से सबसे पहली फॉर्मूला तो हमारी डायरेक्ट आ जाती है, m इज इक्वल्स टू दी यहां से I इंटू ए के बराबर। तो सिंपल है, जितना आपका करंट ज्यादा होगा उतनी आसपास में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगी, या फिर जितना आपका एरिया लूप का ज्यादा होगा उतनी ही आसपास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कवर। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पूरा का पूरा अगर मैग्नेट का है, मैं कहीं पे फेंक दूं जहां पे कॉइन्स पड़े हैं,
तो ज्यादा कॉइन्स चिपक जाएंगे, और अगर मेरा मैग्नेट इतना सा ही है तो 2 कॉइन चिपकेंगे, मेरा मैग्नेट पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो ये तो हमारी फॉर्मूला डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से आती है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। चलिए बाकी प्रूफ कैसे हैं, बाकी हमारे सेकंड फॉर्मूला में हम यूज करते हैं थोड़ा सा बेसिक्स को। ओके, सो बेसिक्स क्या यूज करते हैं ये समझने का प्रयास करते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू दी, बचपन से सुना है होता है स्पीड इज इक्वल टू दी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। चलिए स्पीड कितना होता है v के बराबर, डिस्टेंस कितना होता है 2 पाई r के बराबर, टाइम कितना होता है t के बराबर। तो ये हो जाते हैं मेरे यहाँ पर बेसिक से फंड। फर्दर मोड करंट के बारे में क्या पता है, करंट इज इक्वल्स टू हो जाता है फ्लो ऑफ चार्जेस, सो चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम हो जाता है यहाँ से मेरा करंट का एक्सप्रेशन। राइट, व्हाट इज करंट, करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम के यहाँ से बराबर। सो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, टाइम के जगह क्या डाल सकता हूँ, टाइम के जगह डाल सकता हूँ यहाँ से 2 पाई r डिवाइडेड बाय v। सो v चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा करंट का एक्सप्रेशन। यही एक्सप्रेशन क्या करते हैं हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने का प्रयास करते हैं। सो यही एक्सप्रेशन अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे मिलेगा QV अपॉन में 2 पाई r। सर्कल का एरिया कितना होता है, एरिया होता है पाई r स्क्वायर के बराबर। यहां से क्या हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल, r कैंसिल, m इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से QVR बाई 2 के बराबर। और बिकॉज ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉन के लिए ही हो रही हैं, सो चार्ज को मैं Q नहीं बोलूंगा बट बदले में उसको E यहां पर बोल दूंगा। सो दैट इज द बेसिक्स यहाँ पर फंडा। ओके, चलिए सो दैट इज द बेसिक्स यहाँ पर अपना फंडा। सो पहली फॉर्मूला क्या मिली मुझे, पहली फॉर्मूला मुझे मिलती है यहाँ से m इज इक्वल टू आई ए के बराबर। इसको मैं अलग से स्लाइड पे लिखता हूँ। सेकंड फॉर्मूला मुझे क्या मिली, सेकंड फॉर्मूला मुझे मिलती है m इज इक्वल टू EVR बाय यहाँ से 2 के बराबर। सेकंड वाली फॉर्मूला आपके सम्स में बहुत ज्यादा पैमाने पे यूज होती है। ओके, सो सेकंड फॉर्मूला का इस्तेमाल बहुत यहाँ से ज्यादा है। फिर हम लोग क्या बोलते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन हमारा सर्कल में घूमता है, एंगुलर मोमेंटम का कुछ ना कुछ लेना देना होता है, एंगुलर मोमेंटम का लेना देना होता है। सो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, एंगुलर मोमेंटम होता है P इंटू आर के बराबर, जिसमें लीनियर मोमेंटम होता है mv के बराबर। सो यानी हो जाएगा mvr, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दूंगा इसी इक्वेशन को यहाँ पे मास से, क्या कर दूंगा, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे इसी इक्वेशन को मास। सो m इज इक्वल टू हो जाएगा EVR इंटू m डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m। m इज इक्वल टू मिलेगा यहाँ से एंगुलर मोमेंटम टाइम्स ऑफ गायरोमैग्नेटिक रेशियो, जो अभी अभी आज के लेक्चर में हमने पहला सवाल पढ़ा। सो फिजिक्स का नियम यही है, जब जब आपके कांस्टेंट्स जमा हो जाएंगे वी हैव टू रिप्लेस देम विद न्यू कांस्टेंट। सो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो बस अपना ये हो जाता है यहाँ से तीसरा फॉर्मूला। ओके, सो तीसरे फॉर्मूला में हमारा आ जाता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो के टर्म्स में। सो m इज इक्वल टू हो जाता है E अपॉन में 2m टाइम्स ऑफ। स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमको समझता ही नहीं है फिजिक्स का कौन सा फॉर्मूला कब यूज होता है। तो आप ध्यान से देखो, अगर आपको न्यूमेरिकल में वेलोसिटी दिया है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एक ही ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन। अगर आपको न्यूमेरिकल्स में एरिया दिया है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एक ही ऑप्शन है पहला ऑप्शन। अगर आपको न्यूमेरिकल में एंगुलर मोमेंटम दिया है, कौन सा ऑप्शन यूज करोगे। सो यू हैव लिमिटेड ऑप्शंस ओनली। चलिए इसके बाद लास्ट जो हमारा प्रोसेस होता है उसमें हम बोलते हैं कि बोर ने कहा था एंगुलर मोमेंटम होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH अपॉन 2 पाई। बस वही एक्सप्रेशन को हम यहाँ से पुट कर देते हैं। सो हो जाता है NH अपॉन में 2 पाई, E अपॉन में हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ n। यहां से हो जाता है n इंटू HE अपॉन में 4 पाई m। वही फिजिक्स का रूल है, जब जब कांस्टेंट्स जमा होंगे उनको नाम दे देंगे कुछ नए कांस्टेंट से। H प्लैंक्स कांस्टेंट है, वैल्यू फिक्स है, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया आपके तरफ। ओके, कि आज इलेक्ट्रॉन सोया था कल उठा तो नेगेटिव हो गया था, ऐसा नहीं है। 4 पाई इज अगेन अ कांस्टेंट, m हो जाता है आपका मास। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कांस्टेंट। तो ये सारे कांस्टेंट हो जाते हैं। सो मेरी इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बचता है जो n, और n है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो चौथी इक्वेशन आपकी प्रिसाइसली कहती है कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। बट अगर आपको टर्म्स लिखने हैं सो यहाँ से आपके ये वाले टर्म्स बेसिकली हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ये वाले टर्म्स आपके यहाँ से हो जाते हैं। ओके,
सो ये चार टर्म्स हैं, चारों के चारों एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। क्या है? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको लिखने के अगेन जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे तरीके हैं। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इसको m लिख सकते हो, m0 लिख सकते हो, MORB लिख सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। ओके, तो ये हो जाती है हमारी यहां से दूसरी डेरिवेशन। अभी यहां पे आ जाता है हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट। चलिए, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? सो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की ससेप्टिबिलिटी होती है नेगेटिव और स्मॉल होती है। सो नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या है? देखो, ससेप्टिबिलिटी के टर्म्स में ही अगर आप लोग पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा आसान रहेगा। ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होने का मतलब है कि वो मटेरियल हमारा लायक नहीं है मैग्नेट बनने के। तो जो मटेरियल लायक नहीं है, आपके यहाँ पे कोई लड़का है जो लायक ही नहीं है, आप उसको टॉपर्स के साथ बिठाओगे, खुद ही रिपल्शन हो जाएगा। सो सब्सटेंसेस व्हिच आर वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड एज डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। चलो, इसके बाद क्या हो जाता है? इसके बाद हो जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव तो होती है, बट फिर भी कम होती है, ऐसे ज्यादा वैल्यू उनका नहीं होता है, बट पॉजिटिव है, यानी लायक तो है। सो यहाँ पे हो जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दैट सब्सटेंसेस which are weakly attracted by a magnet। क्या हो जाते हैं? ये सब्सटेंसेस हो जाते हैं weakly attracted by a magnet। एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव भी होती है, एज वेल एज इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, सो लार्ज भी यहां से होती है। सो दीज सब्सटेंसेस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। क्यूरी टेम्परेचर। सो हमारे पूरे फिजिक्स के सफर में सारे के सारे साइंटिस्ट मेल ही रहे हैं, बट क्यूरी इटसेल्फ एंड क्यूरी की पूरी फैमिली, उसकी डॉटर मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी, एकमात्र साइंटिस्ट हैं जो फेमिनाइन एनर्जी वाली रही हैं। सो आई होप आपको ये नाम याद रहेगा लंबे समय तक। दूसरी चीज, जो मैरी क्यूरी, जो मैडम मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी की डायरी थी, जिन पे वो अपनी नोटेशंस लिखती थी, वो आज भी प्रेजेंट है, बट कोई भी उनको टच नहीं कर सकता है। जो भी टच करेगा कैंसर से मर जाएगा, बिकॉज इनकी भी फैमिली, इनकी भी डेथ कैंसर से ही हुई थी, बिकॉज दे वर कंटिन्यूसली स्टडिंग एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स इन द रेडियो एक्टिव चीजों में। ओके, सो दैट इज द हिस्ट्री बिहाइंड दिस फैमिली। ओके, चलिए, द टेम्परेचर एट विच द डोमेन स्ट्रक्चर इज डिस्ट्रॉयड। तो हम लोग फेरोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं कि हमारे फेरोमैग्नेटिज्म में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे, और उनको कहा जाता है डोमेन। अब डोमेन क्या है हम थोड़ी देर में समझेंगे, बट आपको समझा देता हूं। आप पूरे अर्थ को देखो तो हर कंट्री एक डोमेन है। आप एक कंट्री को देखो तो 28 डोमेन है, या मतलब जो भी आपके यूनियन टेरिटरीज देखो, स्टेट्स देखो, ओके, सो जो भी आपका है काउंट। उसके बाद आप एक स्टेट को देखो तो सारे शहर एक डोमेन है। एक शहर को देखो तो जो नगर पालिकाएं हैं छोटी छोटी, आपके छोटे छोटे जो सेक्टर्स हैं, वो डोमेन है। सो डोमेन इज अ स्मॉल सेक्शन बेसिकली। द टेम्परेचर एट विच द डोमेन स्ट्रक्चर इज डिस्ट्रॉयड। सो बेसिकली होता क्या है, हमारा हर डोमेन में कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। क्या होता है? हर डोमेन का खुद का कुछ नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब अगर मैं यहां से टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से वाइब्रेशंस बढ़ती हैं, एंड वाइब्रेशंस बढ़ने से क्या होता है? मेरे वेक्टर्स का डायरेक्शन यहां से बदलते जाता है। क्या होता है? वेक्टर्स का डायरेक्शन यहां से बदलते जाता है। तो जब मेरे वेक्टर्स का डायरेक्शन यहां से बदलते जाता है तो क्या होता है? इवेंचुअली डोमेन स्ट्रक्चर मेरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड अगर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर मटेरियल मेरा मैग्नेटिज्म भी क्या कर देता है? लूज कर देता है। मटेरियल क्या करता है? मैग्नेटिज्म भी लूज कर देता है। और ऐसा नहीं है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आपका नॉन मैग्नेटिक बन जाएगा, बट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाता है। सो यही है आपका जो अभी अभी मैंने कहा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है। सो टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी डोमेन्स वॉल ब्रेक होती है। फिर एक समय आता है जब आपकी डोमेन्स वॉल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं।
बिकॉज एटॉमिक डायपोल्स हमारे रैंडमली ओरिएंटेड हो जाते हैं एंड उसके वजह से क्या हो जाता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मेरा कन्वर्ट हो जाता है पैरामैग्नेटिक यहां से सब्सटेंस में। ओके चलिए, उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ शब्द बोलने हैं ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म में। सो ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म का यहाँ पर लॉजिक वही है, दो जगहों पे कुछ कांड हुआ, ओके, और दोनों जगह की सीसीटीवी फुटेज में एक ही आदमी मिला है। ओके, तो गुनहगार कौन है, वो एक ही आदमी है, यहाँ पर भी वही लॉजिक है। सो मैग्नेटिज्म हैज इट्स ओरिजिन इन द सर्कुलेटिंग चार्जेस इनसाइड अ एटम। तो पहला पहला हमारा सबूत क्या है कि मैग्नेटिज्म का ओरिजिन इलेक्ट्रॉन से है, तो वही है कि मैग्नेटिज्म हैज द ओरिजिन इन द सर्कुलेटिंग चार्जेस इन एन एटम, जो स्लाइड मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखा दी, राइट। थोड़ी देर पहले देखो मैंने आपको ये बना के पूरा दिखा दिया, तो आपको यही एक्सप्लेनेशन पहले के पहले पूरा का पूरा लिखना है कि यहीं से हमारा ओरिजिन हमको देखने को मिलता है। दूसरा सबूत क्या है कि इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ओरिजिन। वो सबूत ये है कि हम लोग देखते हैं कि हमारे कुछ सब्सटेंसेस मैग्नेटिक होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, और ये पूरा का पूरा के सब्सटेंस मैग्नेटिक होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें हमारी निर्भर करती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ओके, सो टेक्स्ट बुक में आपको देखो क्लोरीन का एग्जांपल मेंशन्ड है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना है, उसके सारे के सारे 1s2 2s2 बॉन्ड्स कैंसिल हो जाते हैं। ओके, तो ऐसा आपको कहीं पर भी, आप पूरा केमिस्ट्री ले लो तो भी इलेक्ट्रॉन ही सब कुछ करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही हम बार बार गले पकड़ते हैं। आप एटॉमिक वाला पार्ट ले लो तो भी आपका इलेक्ट्रॉन ही हर जगह है। तो आपको बस वही बताना है कि जो पूरा का पूरा ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म है वो इलेक्ट्रॉन पे आधारित है। किस पे आधारित है, वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पे आधारित है। देखो वही बोला है, circulating electron is equivalent to the current loop and has magnetic dipole moment। ओके चलिए, उसके बाद बोला है कि हम जो केमिकल वाला पार्ट है, जो मैंने वही कहा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट, तो उसमें हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होता है। सो इन केमिस्ट्री देयर आर फोर क्वांटम नंबर्स n l m n s, एंड आप सभी को पता है स्पिन के दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो प्लस हाफ स्पिन हो सकता है या तो माइनस हाफ आपका स्पिन यहां से हो सकता है। ओके चलिए, तो वही है ऑन द बेस। अभी देखो एक्चुअली जो ओल्ड सिलेबस था उसमें आपको पूरा का पूरा डिटेलिंग था कि व्हेन अवर सब्सटेंस विल बी डायामैग्नेटिक, when our substance will be ferromagnetic, when it will be paramagnetic, बट अभी वो सब हटा दिया है, उतना ज्यादा डिटेलिंग नहीं है। तो सिंपल आपको लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम सब्सटेंसेस को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, एंड दैट्स इट। उसके बाद इन तीन पार्ट्स की तो खुद की भर भर के सारी एक्सप्लेनेशंस यहाँ से हो जाती है। चलिए, स्टेट क्यूरी-वीस लॉ। सो क्यूरी-वीस लॉ क्या बोलता है कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्रोपोर्शनल टू टी माइनस दिस थिंग। सो देखो हमको इतना तो पता है कि ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो अभी अभी हमने क्या देखा, टेम्परेचर बढ़ाने से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाता है हमारे पैरामैग्नेट में, यानी उसकी ससेप्टिबिलिटी तो घट जाती ही है। बट ये लॉ क्या बोलता है, लॉ बोलता है आप लोग T माइनस टीसी ले लो, जहां पे टीसी है आपका यहाँ से क्यूरी टेम्परेचर है। ओके सो ऐसा हमारा लॉ यहाँ पे कहता है। एंड प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो आपको एक कांस्टेंट मिलता है जो हो जाता है C के बराबर। ओके चलिए, फर्दर मोर हमारा ग्राफ कैसा जाता है। सो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो करता है यहाँ पे। सो इनिशियली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था, आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो ससेप्टिबिलिटी घटती जाएगी। तो एक पॉइंट आता है जब आपकी ससेप्टिबिलिटी लाइक आप बहुत ज्यादा घट गए, तो फिर हम बोलते हैं कि अभी यहां से हमारा सब्सटेंस फॉर एग्जांपल क्यूरी टेम्परेचर पे उसका डोमेन वॉल सारे के सारे ब्रेक हो चुके हैं। अब यहां से वो हमारा पैरामैग्नेटिक यहाँ पे बन गया और पैरामैग्नेट बन के वो कांस्टेंट ही रह जाता है। ऐसा नहीं है कि आप और टेम्परेचर बढ़ाओ अभी डायामैग्नेट बनेगा। सो उसको हम स्टडी नहीं करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि पैरामैग्नेटिक होने के बाद वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन के ही रह जाता है। ओके चलो, इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हमारे डायरेक्टली कंपैरिजंस के इन तीनों के बीच में क्या है। सो अभी आपसे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बोलो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में,
बोलो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में, बोलो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में, या तो आपसे किन दोनों के बीच का यहां से डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे मैं 10 पॉइंट्स लेके आया हूं, 10 में से आप 5-6 पॉइंट्स भी याद रखोगे सो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली पॉइंट यहां पर हो जाती है कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम रखते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो वो वीकली मैग्नेटाइज्ड होती है। ओके, सो वीकली मैग्नेटाइज का यहां पर मतलब क्या हो जाता है, मतलब हो जाता है वो वीकली रिपेल होती है। क्या होती है? वीकली रिपेल होती है। और ऑब्वियसली बात है, रिपेल कहां होता है? तो रिपेल कोई भी चीज होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड के, तो ये पहला डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का प्रॉपर्टी हो जाता है। पैरामैग्नेट का क्या है? पैरामैग्नेट वीकली अट्रैक्ट होती है। अगर मैं आपके टेक्स्ट बुक के भाषा की बात करूं तो वीकली अट्रैक्ट का यहां से मतलब क्या हो जाता है? वीकली अट्रैक्ट का मतलब ये हो जाता है कि वो आपके फील्ड के डायरेक्शन में ही जाएगी, सेम डायरेक्शन में। एंड फेरोमैग्नेटिज्म का क्या है? तो ये तो आपके परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये हमारे स्ट्रांगली अट्रैक्ट यहाँ पे होते हैं। चलिए, सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर मैं इनको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख दूं, जहां पे फील्ड यूनिफॉर्म ही नहीं है, तो इन मटेरियल्स का ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है। तो अगर इनको मैं स्ट्रॉन्ग हिस्से में भी रख दूंगा, कोई स्टूडेंट है जिसको पढ़ाई लिखाई में ध्यान है ही नहीं, उसको करनी ही नहीं है, तो उसको टॉपर्स के साथ भी बिठा के आऊंगा तो वो पीछे जाके लास्ट बेंचर्स के साथ जाके बैठ जाएगा। तो यही है कि अगर इनको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में भी रखते हैं, इट टेंड्स टू मूव फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर पार्ट टू द वीकर पार्ट बिकॉज ससेप्टिबिलिटी है ही नेगेटिव। जबकि यहां पर ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है और यहां पर ससेप्टिबिलिटी काफी ज्यादा है, पॉजिटिव के साथ साथ बहुत ज्यादा है। तो ये लोग हमारे वीकर से स्ट्रॉन्गर पार्ट में जाते हैं। कहां जाते हैं? वीकर से स्ट्रॉन्गर पार्ट में हमारे यहां पर जाते हैं। चलिए, तो थर्ड पॉइंट आपकी एग्जैक्टली वही है, वीकली रिपेल, और ये वीकली अट्रैक्ट और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट यहां पर हमारा हो जाता है। सो देखो, इन्होंने पहली लाइन में लैंग्वेज अलग यूज की है कि वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, तो मैंने आपको उधर ही बोल दिया, वीकली मैग्नेटाइज का मतलब हो जाता है वीकली अट्रैक्ट। चलिए, जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट आपका जो आंसर आता है वो आ जाता है 0 के बराबर। यहां पर जो आंसर आता है, यहां पे आंसर आपका अप्रोक्सीमेटली 0 आता है। जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होती है वो बहुत छोटी होती है, तो हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली 0 है। जबकि यहां पर तो हमारा ऐसा नहीं है, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमारी यहाँ पे नॉन जीरो के बराबर होती है, यानी डायपोल्स का खुद का कुछ डायरेक्शन को एग्जिस्ट करता ही है। चलिए, अगर मैं एक रॉड ले लेता हूं मेरे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की और उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देता हूं, तो ये इसकी लेंथ परपेंडिकुलर हो जाती है। क्या हो जाती है? रॉड मेरा ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं ऐसे लगाता हूं तो थोड़ी देर बाद में देखूंगा कि मेरी रॉड की जो लेंथ है वो क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर, यानी रॉड मेरा पूरा का पूरा कुछ ऑपोज डायरेक्शन में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये नॉर्थ पोल है, वो साउथ पोल है। सो नॉर्थ पोल से साउथ पोल मैग्नेटिक लाइंस यहां से ऐसे ऐसे जा रही हैं। तो अगर मुझे ये मोर्चे का हिस्सा नहीं बनना है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है इन लोगों में, मैं ऑपोजिशन से हूं, तो मैं मोर्चे में नहीं चलूंगा, यानी मैं इनसे पैरेलल नहीं चलूंगा, बट मैं कैसा चलूंगा? इनको चीरते हुए जानबूझ के अपनी बाइक ऐसा हॉर्न बजाते बजाते इनके सर पास निकालूंगा। तो यहाँ पर जो डायपोल और इसकी रॉड की और मैग्नेटिक फील्ड की लेंथ होती है, आपस में वो परपेंडिकुलर होती है। जबकि यहाँ पर पैरेलल होता है एंड यहाँ पर भी पैरेलल हो जाता है, बिकॉज ये दोनों को तो मैग्नेटिक फील्ड पसंद है। ओके, चलिए, उसके बाद देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देयर इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देयर इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर नहीं देखने को मिलता है, बिकॉज एनीवेज वो नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी है, बट इन पे तो इफेक्ट देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कुछ कह दिया और आपका उससे कुछ अटैचमेंट ही नहीं है, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है, पसंद ही नहीं है ना। तो यहाँ पर तो ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है, तो इनको तो फर्क पड़ता है। कैन नॉट बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड, कैन बी मैग्नेटाइज्ड टेम्पररीली, और ये तो आपके होते ही परमानेंट यहाँ पर मैग्नेट है। सो आई थिंक ये 7 पॉइंट्स आपकी यहाँ पे सफिशिएंट हो जाती हैं। इसके बाद यहाँ से आप एग्जांपल्स अगर ध्यान में रखते हो तो इससे ज्यादा तो कोई भी आपसे कुछ पूछ नहीं सकता है। चलिए,
इसके बाद लास्ट टॉपिक करेंगे हिस्टेरिसिस लूप एंड देन समाप्त करेंगे इस चैप्टर को हम यहीं पे। हिस्टेरिसिस लूप आपका होता क्या है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है जो आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हो, एक एग्जांपल तौर पे हॉल इफेक्ट, तो आपका कुछ ऐसे ही देखने को मिलता है चीजें। तो हमें करना क्या है, हमें यहां पर एक सब्सटेंस को पहले मैग्नेटाइज करना है और उसी सब्सटेंस को देन डीमैग्नेटाइज करना है एंड देखना है उसका हालचाल यहाँ पर कैसा है। तो पहले उसको मैग्नेटाइज करना है, फिर हमें उसको डीमैग्नेटाइज करना है एंड देखना है कि उसका हालचाल यहाँ पर कैसा है, उसका ग्राफ यहाँ से मुझे कैसा मिलता है। सो हम लोग करते क्या है, हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस पे बनाते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी और यहाँ पे वाई एक्सिस पे बनाते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक मैग्नेटिक सब्सटेंस में कोई बड़ा ऐसा एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस किया है जिसमें ऐसे बहुत सारे नॉब्स हैं, बहुत सारी ऐसे 100 वायर मेरे सामने पड़ी है और मैं क्या कर रहा हूं, एक मटेरियल, एक रॉड है मेरे पास जिसमें पहले कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है ही नहीं। अब मैं नॉब्स को चेंज करते करते मैं यहां से इसके बीच में कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो लेट अस अज्यूम पहले आपका एच भी 0 है तो बी भी यहाँ पे 0 है। होता क्या है, एच को बढ़ाते जा रहा हूं, यहाँ पे सारा कंट्रोल जो नॉब है मेरे पास, जो कैसे पंखे का नॉब रहता है पंखा कम ज्यादा करने का, वो नॉब है मेरे पास हाथ में। एच बढ़ाते जा रहा हूं, सो धीरे धीरे मैग्नेटिक इंटेंसिटी बी बढ़ती जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर रॉड के बढ़ती जा रही। एच बढ़ाते जा रहा हूं, बी बढ़ता जा रहा है, एच बढ़ाते जा रहा हूं, बी बढ़ता जा रहा है। अरे एक समय ऐसा आता है जब ये कांस्टेंट हो जाता है। ओके, सो एक समय ऐसा आता है जब अंदर में उसके पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश हो चुकी है, यानी जो मेरे इस मटेरियल के अंदर अगर मैं झांक के देखूंगा तो मुझे नजर आता है कि सारे के सारे डायपोल्स मेरे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो चुके हैं। सो अगर सारे डायपोल्स एक डायरेक्शन में अरेंज हो चुके हैं तो और मैग्नेटिक फील्ड कहां से ही आएगी। सो ये हो जाती है मेरी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड और इसको हम कहते हैं कि भाई सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। क्या हो चुका है, यहां से मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। चलिए, इसके बाद यहां से क्या होता है, इसके बाद यहां से हमारी फील्ड थोड़ी सी कम होती है। सो थोड़ी सी फील्ड हमारी जो यहां से कम होती है, मैं एच की वैल्यू अभी कम करते जाता हूं। सो एच की वैल्यू कम तो करते जाता हूं, तो पहले तो फील्ड थी नहीं, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ऐसा नहीं है कि अभी यहां से अगर मैं फील्ड को कम करते जाता हूं तो वापस से सारी चीजें मेरी ऐसी हो जाएंगी, ऐसा तो यहां से नहीं होता है। तो होता ऐसा है, ये प्रोसेस मेरा रिवर्सिबल नहीं बनके, भले ही एच की वैल्यू अभी मैं कम करते जाता हूं बट स्टिल मुझे क्या होती है, मुझे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहां से मिलती है। ओके, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होता तो जैसा गया वैसा ही वापस आता, जीरो पे ही एंड होता, बट यहां पर मुझे कुछ भी फील्ड नहीं मिलती है। तो ये जो रीजन है ओ बी, इस रीजन को कहा जाता है मेरा रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या है, मैंने एच का वैल्यू यहां से 0 कर दिया है और फिर भी मेरा बी यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस रीजन को कहा जाता है हमारा रिटेंशन रीजन। चलिए, अब क्या करता हूं, एच को नेगेटिव कर देता हूं। नेगेटिव कर देता हूं इसका मतलब क्या है, साउथ पोल यहां कर देता हूं इस रॉड के और नॉर्थ पोल यहां कर देता हूं, यानी मैं सारी की सारी मैग्नेटिक लाइंस को ऑपोजिट करने की यहां पे कोशिश कर रहा हूं। सो एच का वैल्यू अब यहां से मैं दूसरे साइड घुमाते जाता हूं। सो दूसरे साइड जैसे जैसे घुमाते जाऊंगा घुमाते जाऊंगा घुमाते जाऊंगा, क्या होगा, अगेन यहां से मेरी एक पॉइंट आ जाएगी जब मेरा बी 0 हो जाएगा। सो देखो, मेरी सारे डायपोल्स इस डायरेक्शन में है, बट मुझे क्या करना है, मुझे सारे डायपोल्स इस डायरेक्शन में लेके जाने हैं। सो इवेंचुअली मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे इनको कैसे -3 से +3 जाने के बीच में क्या आता है, कम ऑन। सो -3 से +3 जाने के बीच में हमारा आ जाता है 0। उसी प्रकार से यहां पर भी यही सिचुएशन होगी। एक समय ऐसा आता है जब मेरा यहाँ पे B 0 हो जाता है, यानी मेरी सारे डोमेन्स यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सारे डोमेन्स मेरे यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो इवेंचुअली मेरी सिचुएशन ऐसी हो जाती है। सो इस रीजन को हम कहते हैं कोएर्सिविटी। सो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी का एक प्रकार से मतलब वही है कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड अब 0 हो चुकी है। क्या हो चुकी है, मेरी मैग्नेटिक फील्ड मेरी 0 हो चुकी है, बिकॉज मैं पॉजिटिव एच से यहां पे नेगेटिव एच में आया। चलिए,
तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो चुकी है, बट अगेन मैं H का वैल्यू नेगेटिव साइड में बढ़ाते ही जा रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं। सो अगेन जैसा पैटर्न वहां हुआ था यही पैटर्न यहां होता है। अब सारे के सारे डायपोल्स मेरे 0 होने के बाद सारे के सारे ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे अरेंज हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? सारे के सारे डायपोल्स मेरे यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो चुके हैं। चलिए, तो अगेन यहां पर वापस से आ जाता है सैचुरेशन एंड दैट्स इट। इतना आपको समझ गया तो अभी आगे पूरा ग्राफ रिपीट है, तो रिपीट वाला मैं नहीं समझाऊंगा। अब वापस से नेगेटिव से H को पॉजिटिव करते जाएंगे तो वापस से नीचे एक रिटेंशन मिलेगा जैसे ऊपर मिला था एंड यही पैटर्न मेरा यहाँ से बार बार कवर होता रहेगा। इस वजह से इसी को कहते हैं हम तो इसमें रीजन्स कौन से हैं? सैचुरेशन, रिटेंशन एंड हमारा कोइंसिडेंट, और ये वही है सारी की सारी चीजें हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन। सो काफी छोटा सा चैप्टर है, काफी स्वीट सा चैप्टर है, स्वीट चैप्टर है बहुत ज्यादा। उम्मीद करता हूं आपने पूरा चैप्टर ही कवर कर लिया होगा। स्टार्ट करते हैं जल्द ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये चैप्टर काफी ज्यादा बड़ा है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स बट ऐसे हैं जो कभी भी आज तक पूछे नहीं गए हैं। ओके, जैसे आपका बीच में एक जनरेटर करके पार्ट है, फिर बीच में थोड़ा सा एक अलग सा पार्ट आ जाता है जो मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर मैं आपको पेज नंबर वाइज बता दूं सो उसका पेज नंबर यहाँ पे रेंज करता है फ्रॉम दिस पेज नंबर 272। ओके, पेज नंबर 272 एंड पेज नंबर 271। तो ये थोड़े से आपके यहाँ पे कुछ ब्लैक लिस्टेड टॉपिक्स हैं जो कभी भी पूछे नहीं गए हैं, लाइक फ्रॉम 20 ईयर्स आप बोल दो। वो सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हैं, सिलेबस पर्पस के लिए वो नहीं है। ओके, चलिए, बट यस कुछ टॉपिक्स फिर ऐसे हैं जो बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं, so, जैसे कि लेंज लॉ, फैराडेज लॉ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में वॉर किस चीज के ऊपर है? सो बात वही है कि पहले क्लास 10th के सिलेबस में जैसे हमने देखा था कि साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने ये तो देख लिया कि अगर किसी वायर से करंट बहता है तो पास में पड़े मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आया था। क्या आया था? पास में पड़े मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आया था। तो यहीं से हमने कंक्लूड किया था, जैसे हम कहते हैं लोहे को लोहा काटता है, उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड में अगर कुछ डिफ्लेक्शन आया है मैग्नेटिक नीडल में तो हमने अज्यूम किया कि जब जब करंट बहता है उसके आसपास प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो फराडे नामक साइंटिस्ट का यही पर्पस था, उसको यही देखना था कि अगर मेरे पास कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी बह रही है एक साइड से दूसरे साइड की तरफ, तब यहाँ पे सिचुएशन क्या होगा? क्या तब बाजू में अगर मेरा एक बल्ब लगा हुआ है वो खुद से ही ग्लो होगा क्या? तो उन्होंने देखा कि ऐसा तो नहीं होता है, बट उन्होंने जो चीज ऑब्जर्व की वो है मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस नहीं होता है, बट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से हमारा करंट प्रोड्यूस होता है। एंड पूरा चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट उसी डायरेक्शन में जाता है। चलिए, तो फराडे का सेकंड लॉ यहां पर पूछा है, बट सेकंड लॉ करने से पहले हम दोनों लॉज एक बार साथ में करते हैं। चलिए, तो फराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, जब भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा इन अ क्लोज्ड सर्किट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। जिन्होंने भी फिजिक्स अच्छे से पढ़ी है तो ये वाला पहला लाइन तो सभी के दिमाग में अच्छे से सेव ही हो गया होगा। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। ओके, तो बस यही आपको उसको समझना है। सेकंड लॉ क्या कहता है? जो मैग्नीट्यूड है उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का। ओके, तो पहला लॉ कहता है कि जब भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करोगे तो अब फ्लक्स का खुद का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा के बराबर। तो इनडायरेक्टली हम बोल रहे हैं कि या तो मैग्नेटिक फील्ड बदलोगे तो भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, आप एरिया बदलोगे कांटेक्ट में जो है तो भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, या फिर आप अगर एंगल चेंज करते हो तो भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, बिकॉज फ्लक्स के खुद के अंदर में ये तीन क्वांटिटीज यहां से आ जाती हैं। चलिए, सेकंड लॉ बोलता है जो मैग्नीट्यूड होगा इस ईएमएफ का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी फाई बाई डी टी के बराबर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है, यहां पर हमारा कांस्टेंट K1 के बराबर ही होता है एक्सपेरिमेंटली। सो E इज इक्वल टू हो जाता है डी फाई बाय हमारा डी टी के यहां से बराबर। ओके, चलिए,
तो आइडियली ये हमारा फराडे का पहला लॉ, फराडे का सेकंड लॉ है। इसमें डायरेक्शन के बारे में कुछ भी बात नहीं होता है कि किसका डायरेक्शन कहां पर होगा एंड वगैरह वगैरह। चलिए, अब आपसे सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सिर्फ सेकंड लॉ निकालो, सिर्फ सेकंड लॉ बताओ, बट उसको प्रॉपर्ली डिराइव भी करके बताओ। तो ऐसे सिचुएशन में हमको वही करना है, पहले तो लॉ लिखना है। The magnitude of the induced EMF produced in the circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. So proportional किससे होगा? Proportional होगा rate of change of magnetic flux से। यहां तक तो मैंने आपको अभी बता ही दिया कि K का वैल्यू हमारा 1 होता है। बट अभी इसके बाद ना हमारा एक लेंज नामक साइंटिस्ट है जो एक डायरेक्शन के बारे में बात करता है। क्या करता है? लेंज लॉ बात करता है डायरेक्शन के बारे में। और जब डायरेक्शन के बारे में बात होती है तो देखो फराडे का लॉ क्या कहता है। फराडे का लॉ बहुत सिंपल कहता है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा डी फाई बाई डी टी। प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट 1 के बराबर आता है, तो फराडे लॉ हमारा यहीं पे स्टॉप हो जाता है। लेंस लॉ बात करता है डायरेक्शन के बारे में, और लेंस लॉ क्या कहता है? इनका डायरेक्शन आपस में ऑपोजिट है। इस वजह से लेंस लॉ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर माइनस का साइन वो डाल देता है। क्या कर देता है? माइनस का साइन वो यहाँ से डाल देता है। थोड़ी देर में लेंस लॉ में माइनस का साइन क्यों आया इसके ऊपर भी हम समझने का प्रयास करेंगे। सो बस आपको यहाँ पर इतना ही बताया मैंने, माइनस है। और अगर आपके फिजिक्स के पार्ट 2 का रूल होता है, फिजिक्स के पार्ट 2 में जब भी आपको नंबर ऑफ टर्न्स देखने को मिले, जब भी, सो आपको कुछ नहीं करना है, n से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं सेपरेटली के लेंस लॉ क्या बोलता है। लेंस लॉ बोलता है, देखो अब यहाँ पे लॉजिक कैसा है थोड़ा सा समझो। हमारा कोई ना कोई फ्लक्स में चेंजेस हुआ, ठीक है, कहां ना कहां मेरे सर्किट में फ्लक्स में चेंज हुआ, तो हम लोग कहते हैं ईएमएफ मेरा इंड्यूस होगा, बरोबर। बट ये ईएमएफ असल में है क्या? सो ईएमएफ हमने बाद में कल पिछले लेक्चर में भी देखा था कि ईएमएफ बेसिकली हमारे पोटेंशियल को ही कहा जाता है। इट इज लाइक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट एक प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस ही है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस है बेसिकली। पोटेंशियल डिफरेंस से क्या क्रिएट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस से यहां से आपका करंट क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? करंट क्रिएट होता है। सो अब अगर यहां से वापस से करंट बहने वाला है, तो करंट हमने क्या सीखा पिछले चैप्टर में? सो पिछले चैप्टर का नाम ही था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो पिछले चैप्टर का नाम ही ये था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वहां पे हमने सीखा है इस करंट का वजह से, इस करंट के वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। तो हमारा प्रोसेस ऐसा होता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड अपोज करेगी जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड थी। क्या करेगी? ये वाली मैग्नेटिक फील्ड अपोज करेगी हमारी जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड थी। ओके, सो ये हमारे लेंस लॉ का पर्पस होता है, बिकॉज ये सही भी है। लेंस लॉ एसेंशियली किसके बारे में बात करता है? लेंस लॉ एसेंशियली बात करता है एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। किसके बारे में बात करता है? बात करता है एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। बिकॉज अगर ऐसा प्रोसेस बन जाए, फॉर एग्जाम्पल लेंस लॉ है ही नहीं और हमारे पास सिर्फ ऐसा ही लॉ है कि अगर मेरे पास एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर रही है, तो किसी को भी लाइट बिल भरने की जरूरत ही नहीं है। आप सब लोग अपने हाथों में मैग्नेट लेके खड़े हो जाओ और उनको कंटिन्यूअसली मोशन करते रहो, लाइट फ्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। बट आपको पता है कोई भी चीज संसार में फ्री नहीं होती है। कुछ लोग बोलेंगे होती है, नहीं होती है। कोई भी चीज आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका इवेंचुअली चीजें ड्रेन आउट करती ही हैं। ओके, चलिए, तो लेंस लॉ वही बोलता है कि यहाँ पर कोई फ्री एनर्जी नहीं बन रहा है कि मैग्नेटिक एनर्जी आपने चेंज किया, उससे ईएमएफ इंड्यूस हो गया और अपने को फ्री एनर्जी मिल गया। नहीं, लेंस लॉ यही कह रहा है कि जो यहाँ से मेरा करंट प्रोड्यूस होगा, जो इंड्यूस करंट मेरा बनेगा, वो खुद अपने सोर्स को जिसके वजह से वो पैदा हुआ है अपोज करने का कोशिश करेगा। ओके, सो मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आप ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टाइम देख रहे हो, सो आप इस चैप्टर को छोड़ दो। ये चैप्टर ऐसा नहीं है अगर आप मस्ती के मूड में आके बैठ गए हो और कोशिश कर रहे हो कि खत्म हो जाएगा, नहीं, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ओके, इसके बदले कोई दूसरा चैप्टर आप कर सकते हो, बिकॉज ये डिटेल्ड टॉपिक्स हैं, ये हजम होने में, डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। ओके, चलिए, तो वही है, करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा सच एज टू अपोज द चेंज यहाँ पे। ओके, सो अपना लेंस लॉ का एक ही फंडा है। अगर समझो बोर्ड एग्जाम में आप कंफ्यूज हो गए
तो आप यही वर्ड्स को बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स में लिख दो, यही वर्ड्स को क्या करो, बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स में लिख दो कि अपोज द चेंज, अपोज द चेंज। तो लेंज लॉ हमारा यही कहता है जो भी चेंज आप लोग प्रोड्यूस करने की कोशिश करोगे वो वास्तव में अपोज की जाएगी, क्या की जाएगी, वास्तव में वो अपोज की जाएगी। इस वजह से यहाँ पे माइनस का साइन हमारा आ जाता है। सो ये कीवर्ड है, हाँ ये कीवर्ड है। आप जितना लिखना है लिखो, इससे डबल लिखना है लिखो, ट्रिपल लिखना है लिखो, आधा पैराग्राफ लिखो, बट ये लाइन है तो मार्क्स मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी। चलिए आ जाते हैं, बढ़ते हैं आगे, डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यहाँ पे मोशनल ईएमएफ। सो मोशनल ईएमएफ आइडियली आपका जेडबलई का टॉपिक होता है, जितना हम लोगों को महाराष्ट्र बोर्ड में दिया गया है उतना तो वो है ही नहीं। ओके, सो एमएचटी सीईटी में कुछ भी हमको जस्टिस नहीं है थोड़ा सा भी, एंड अच्छी बात है, ठीक है, मार्क्स मिल रही है ना मार्क्स आपको इजीली मिल रही हैं तो ठीक है, बट जेडबलई में ये एक्चुअली इमोशनल ईएमएफ एंड वगैरह वगैरह चीजें हमको देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली इमोशनल ईएमएफ हमारे बोर्ड एग्जाम्स के जो पेजेस हैं, मैं आपको वो पेजेस एक बार बता देता हूं, वहां पर आप अच्छे से देख सकते हो। तो इमोशनल ईएमएफ का अगर आप लॉजिक देखोगे, सो पेज नंबर आपके यहाँ पर 2 बार दिया गया है, पेज नंबर 270 पे है एंड पेज नंबर 269 पे है। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग कंसीडर करते हैं एक कंडक्टिंग लूप। क्या कंसीडर करते हैं, कंडक्टिंग लूप जो मूव हो रहा है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो लेट अस अज्यूम यहाँ पर एक रीजन है, सो क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, क्रॉस इज अ वेक्टर साइन फॉर समथिंग दैट गोज इनसाइड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में मेरी यहाँ पर जा रही है, ठीक है। तो व्हेन अ कंडक्टिंग लूप, अभी मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर रख देता हूं एक लूप को। ओके, सो जैसे इन्होंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर लूप रखा है, मैं भी यहाँ पे क्या कर देता हूं, एक कंडक्टिंग मटेरियल का लूप रख देता हूं, मूव्स इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड so that the flux through the loop changes in 2 बार हो गया है, flux through the loop changes in through the loop and EMF is induced in the loop. Okay, so ये एक लाइन 2 बार आ गई है। So basically देखो, अभी अगर यहाँ पर मेरा ये लूप है, फॉर एग्जाम्पल इस लूप को मैं यहाँ से यहाँ पे लेके आया, बोलो कुछ भी चेंज होगा क्या? सो कुछ भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में ही है। यहां से लेके इसको यहां पे लेके आया तो भी कुछ चेंज नहीं होगा, बट जैसे ही मैं इस कंडक्टिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेके जाने की कोशिश करूंगा, सो आप फील करोगे कि हाँ सर यहां पर तो चेंज हो रहा है। बिकॉज अगर मैं लूप को ऐसा रखता हूं, सो देखो ये रीजन में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, जबकि अगर मैं यहां से पीछे वाले रीजन में देखूं, सो हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, है ना। सो बेसिकली यहाँ पर आपका वही है, जब हम इससे बाहर निकलने का यहाँ पे कोशिश करते हैं, सो अगेन क्या हो जाता है, मेरी एरिया जो कांटेक्ट में है वो कम ज्यादा होती है। एंड हमने देखा था whenever there is change in flux, फ्लक्स के खुद के अंदर आता है मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, सो आपका एरिया ऑफ कांटेक्ट बदलेगा। सो अगेन यहाँ पे पूरा का पूरा जो प्रोसेस है फैराडेज लॉ का वो यहाँ पर ट्रिगर हो जाता है एंड स्टार्ट यहाँ से हो जाता है। सो वही दिया गया है यहाँ पर भी। सो आपका मोशनल ईएमएफ इसी को कहा जाता है। सो व्हेन अ रॉड ऑफ लेंथ एल मूव्स विद अ वेलोसिटी इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड टाइम इंडिपेंडेंट। सो बस ये तो आगे डेरिवेशन का बस भाषा बोल दिया है। इसका फॉर्मूला हो जाता है E इज इक्वल टू दी LV साइन ऑफ थीटा के यहाँ पे बराबर, और यही फॉर्मूला होती है आपके मोशनल ईएमएफ की। किसकी फॉर्मूला हो जाती है? यही फॉर्मूला हो जाती है आपके यहाँ से मोशनल ईएमएफ की। ओके चलिए, सो मोशनल ईएमएफ का आपका यही फॉर्मूला यहां से हो जाता है। सिंपल है, इसमें भी हमारा वेलोसिटी यहां पर है क्योंकि मैं मेरे फ्रेम को ऐसे लेके जा रहा हूं, बट मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में है। तो साइन 90 कितना होता है? साइन 90 होता है 1 के बराबर। तो हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में फॉर 99% ऑफ द केसेस साइन 90 बार बार 1 के बराबर होगा, तो हमको पूरी फॉर्मूला यूज करने की नौबत आएगी ही नहीं। क्या होगी यहां पर? हमें पूरी फॉर्मूला यूज करने की नौबत आएगी ही नहीं। ओके चलिए, व्हाट आर एडी करंट्स? एडी करंट्स क्या होते हैं? तो देखो अगेन एडी करंट समझने के लिए हमको थोड़ा सा फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ को ही समझना पड़ेगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट भी अटैच कर दूंगा। सो मेरे 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं ऑलरेडी एडी करंट्स के ऊपर, वो भी मैं आपको यहाँ पर अटैच करके दिखा दूंगा। नो डाउट टाइम नहीं है अभी एक्सपेरिमेंट करने का, कुछ दिनों में बोर्ड्स हैं, बट एनीवेज ठीक है। एडी करंट होते क्या है आइए समझते हैं। देखो
अगर मेरे पास एक नॉर्मल मैग्नेटिक पेंडुलम है, अभी मैं क्या करता हूं, मैं कंसीडर तो पेंडुलम ही करता हूं, बट पेंडुलम कौन सा कंसीडर करता हूं, पेंडुलम कंसीडर करता हूं यहां से मैं मैग्नेटिक पेंडुलम। कौन सा पेंडुलम कंसीडर करता हूं, मैग्नेटिक पेंडुलम। सो मैग्नेटिक पेंडुलम को अगर यहाँ पे मैं ऑसिलेट कराता हूं, सो अगर मैं मैग्नेटिक पेंडुलम को क्या कराता हूं, यहाँ से ऑसिलेट कराता हूं, सो अगर मैग्नेटिक पेंडुलम को यहाँ से मैं ऑसिलेट कराता हूं, तो यहाँ पर सिचुएशन क्या होगा, टाइम पीरियड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 सेकंड के बराबर। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड यहाँ से हो जाएगा मेरा 10 सेकंड के बराबर। लेट अस अज्यूम वो पेंडुलम अपने फ्लो में यहाँ पे कंटिन्यूअसली मोशन कर रहा है। बट अगर मैं इसी पेंडुलम के आसपास सिर्फ और सिर्फ क्या कर देता हूं, दो मैग्नेट्स रख देता हूं, क्या रख देता हूं, दो मैग्नेट्स रख देता हूं। आप लोगों को इमेजिन नहीं होगा, ये पेंडुलम अब 10 सेकंड के जगह 2 सेकंड में रेस्ट पे आ जाता है। क्या होता है, ये पेंडुलम अभी मेरा लिटरली 2 सेकंड्स के अंदर रेस्ट पे आ जाता है, 2 सेकंड्स में ये रेस्ट पे आ जाता है। तो कैसे रेस्ट पे आता है, रीजन क्या है रेस्ट पे आने का, देखो अभी यहां पर क्या है, एक प्रकार से इस मैग्नेटिक पेंडुलम के पहले वाले केस में, दिस इज केस नंबर 1, केस नंबर 1 में कोई भी फील्ड यहां पर नहीं लगी हुई थी। बट अगर मैं केस नंबर 2 की यहां पर बात करता हूं, सो केस नंबर 2 में यहां पर प्रॉपरली एक प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड मेरी एस्टेब्लिश्ड है। सो अभी होगा क्या, जब ये पेंडुलम मेरा मोशन में आएगा, तो मोशन में ये कंटिन्यूअसली इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने वाली। बिकॉज जब मेरा पेंडुलम इस सिचुएशन में है, सो सारी की सारी लाइंस इसी के ऊपर गिर रही हैं। कंसीडर करो थोड़ी देर बाद मेरा पेंडुलम ऐसा रहेगा, सो थोड़ी सी लाइंस इसके ऊपर गिरेंगी। थोड़ी देर बाद पेंडुलम ऐसा होगा, थोड़ी देर बाद पेंडुलम ऐसा होगा। तो बेसिकली देयर इज कांस्टेंट चेंज इन फ्लक्स। यहां पर क्या है, देयर इज कांस्टेंट चेंज इन फ्लक्स। तो फ्लक्स में यहाँ पे कांस्टेंट चेंज है। ओके, या फिर मैं बोल सकता हूं फ्लक्स इज कंसिस्टेंटली चेंजिंग। ओके, नहीं तो फिर क्या है, कांस्टेंट वर्ड में काफी लोग अलग ही मीनिंग निकाल देते हैं। फ्लक्स इज कंसिस्टेंटली चेंजिंग। सो अगर मेरा फ्लक्स यहां से कंसिस्टेंटली चेंज हो रहा है, सो यहां पे क्या होगा, यहां से प्रोड्यूस हो जाएगा मेरा ईएमएफ। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा मेरा यहां से ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। सो अगर यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा मेरा ईएमएफ, तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो हमने क्या देखा, ये ईएमएफ में जो करंट होता है वो क्या करता है, अपोज द चेंज। जैसे मैंने लेंज लॉ में बताया कि माइनस का साइन आता है, चेंज अपोज करना, मतलब क्या हो जाएगा, आपके छोटे छोटे यहाँ से करंट डेवलप हो जाते हैं। क्या होते हैं, आपके एक पेंडुलम के अंदर यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे करंट डेवलप हो जाते हैं। ओके, छोटे छोटे। एडी करंट का दूसरा नाम होता है वर्लपूल करंट। तो कैसे, कभी आप नदी के आसपास जाओ तो ऐसे छोटे छोटे हमको रोटेशंस नजर आते हैं, तो ये भी हमारा वर्लपूल करंट ही एक प्रकार से यहां से हो जाता है। तो ये हमको ऐसा सिचुएशन होता है, इस वजह से ऑपोजिशन के वजह से जो पेंडुलम 10 सेकेंड ऑसिलेट कर रहा था, वो 2 सेकेंड में ही अब रेस्ट पे हमारा आ जाता है। ओके, और यही रीजन है ट्रांसफॉर्मर टॉपिक। सो अभी तो हमने ट्रांसफॉर्मर नहीं किया है, बट जब हम ट्रांसफॉर्मर टॉपिक करते हैं, सो ट्रांसफॉर्मर में हम लोग पूरा का पूरा आयरन कोर कंसीडर नहीं करते हैं। आई होप आपको पता होगा, ट्रांसफॉर्मर टॉपिक में हम लोग पूरा का पूरा आयरन कोर कंसीडर नहीं करते हैं। ट्रांसफॉर्मर में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर में हम लोग लेमिनेटेड आयरन कोर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, हम लोग लेमिनेटेड आयरन कोर्स का यहां से इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए, सो हम लोग क्या करते हैं, लेमिनेटेड आयरन कोर्स का यहां पर इस्तेमाल करते हैं। चलिए, सो लेमिनेटेड से क्या होता है, आपका मेटल पूरा का पूरा आपने नहीं लिया है, मेटल के स्ट्रिप्स लेके रखे हैं। ओके, कैसे अपन कटिंग करते हैं ऐसा, तो यहाँ पर भी आयरन कोर के स्ट्रिप्स लिए हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो करंट पहले बल्क प्रोड्यूस हो रहा था, ओके, बल्क प्रोड्यूस, सो ट्रांसफॉर्मर पिघल जाते हैं इस एडी करंट की वजह से। अभी वो बल्क प्रोड्यूस नहीं होगा, वो छोटे 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 यहाँ से स्ट्रिप्स एंड एलिमेंट्स के फॉर्मेट में यहाँ से प्रोड्यूस होता। ओके, चलिए, तो यहां पर भी हमारा सिनेरियो वैसा ही है। आइए समझते हैं। द सर्कुलेटिंग करंट्स इंड्यूस्ड इन अ मेटल ब्लॉक व्हेन इट इज प्लेस्ड और मूव्ड इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड एज एडी करंट। जो अभी अभी इतना मैंने आपको बताया। Every metal consists of large number of free electrons which move randomly in the metal as shown in the figure. So ये C और D points हैं शायद से, so as shown in the figure। तो ये तो हमको पता ही है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं।
When the piece of metal plate is kept changing in magnetic field, then the free electrons in metal plate circulate in the closed loop, forming a current loop. So हमने देखा एक EMF induce होता है, right? Whenever we keep something in the changing magnetic field, an EMF is produced. So EMF produce होगा मतलब current. Current मतलब क्या? Electrons एक particular direction में हमारे move होना यहाँ पे start हो जाते हैं. These current loops are like the whirlpools. ओके, एंड बिकॉज यहाँ पे एडी नाम है तो हम एडी करंट बोलते हैं, बट मैंने वही बोला आपको पानी में जैसे हमको छोटे छोटे भंवरे दिखते हैं, सो यहाँ पर भी हमारा वैसा ही सिचुएशन है. ओके, चलिए. Deduce an expression for the motional EMF by considering the translational motion of the कंडक्टर. सो इसका डेरिवेशन अगेन थोड़ा सा हम लोगों को अलग फॉर्मेट में दिया गया है. इसका डेरिवेशन मैं आपको बता देता हूं कहां पर है. तो इसका डेरिवेशन पेज नंबर आपके 269 पे यहाँ पे आ जाता है. सो एक्चुअली उसमें कोई चीज ऐसे खास नहीं दी हुई है कि मैं आपको बोलूं कि वाओ कोई चीज ऐसे खास मेंशन्ड है, कुछ भी नहीं है. पहले तो आपको पूरा का पूरा ये डायग्राम ही समझाना है. ओके, पहला स्टेप तो है ही वो, लेट अस कंसीडर अ रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी. किससे बना हुआ है? सो हमने देखा था कि हमारे पास एक कंडक्टिंग लूप होना चाहिए. सो कंडक्टिंग लूप किससे बना हुआ होता है? बना हुआ होता है फ्रेम ऑफ वायर्स से. ओके, फ्रेम ऑफ वायर्स के पीछे का हमारा मतलब क्या है कि कंडक्टिंग है. सो वायर्स आर द कंडक्टिंग मटेरियल. चलिए, let L be the length of the wire BC and X be the rate of increase in the loop ABCD. So basically हमने यहाँ पर क्या किया है, 3 सेगमेंट्स हमारे फिक्स्ड रखे हैं. जो 3 साइड्स हैं वो मेरे इस रेक्टेंगल के यहाँ पर फिक्स हैं. सिर्फ और सिर्फ एक साइड है मेरा BC जो कि यहाँ से वेरिएबल है. सो BC वाला साइड क्या है? BC वाला साइड यहाँ से वेरिएबल है. तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं BC वाला साइड V वेलोसिटी से यहाँ से आगे की तरफ चलते जा रहा है. ओके, सो अगर ये आगे की तरफ यहां से चलते जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका चेंज होगा, फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा. क्यों चेंज होगा? बिकॉज अभी आपका एरिया ऑफ कांटेक्ट चेंज हो रहा है. जिनको नहीं समझा कैसे, बिकॉज मैंने पीछे वाला डायग्राम आपको बताया था, बट अगर किसी को ये वाला डायग्राम नहीं समझा, समझते हैं. देखो, पहले अगर ये मेरा कंडक्टर का चौथा हिस्सा, 3 हिस्से तो फिक्स हैं, चौथा साइड अगर यहां होता तो एरिया कितनी होती? एरिया मेरी सिर्फ इतनी काउंट होती. ओके, ये तो बाहर का हिस्सा हो गया, इसको मैं काउंट नहीं करूंगा. मेरा ABCD का कितना एरिया काउंट होता? इतना ही एरिया काउंट होता. बट अगर अभी ये बाहर की तरफ जा रहा है सो एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया? एरिया ऑफ कांटेक्ट यहां से ज्यादा हो जाएगा. ओके, सो ज्यादा हो गया तो अगेन फ्लक्स के अंदर 3 चीजें आती हैं, BA cos थीटा. तो आपका अगेन यहाँ पे क्या हो गया? वही चेंज इन फ्लक्स का कॉन्सेप्ट लग जाएगा. सो यहाँ से हम लगा देंगे फैराडेस का फॉर्मूला, और मुझे साइन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो यहाँ पे ले लिया मैंने यहाँ पर मॉड. सो क्या हो जाएगा यहाँ पे? E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी के बराबर. फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? सो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है हमारा फ्लक्स होता है B इंटू ए कॉस थीटा के बराबर, बरोबर. बट यहाँ पे हमारा एरिया वेक्टर कहाँ होगा? सो एरिया वेक्टर आपको पता है हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होता है. सो अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया वेक्टर निकालूंगा तो यहाँ की तरफ आएगा, या तो अंदर की तरफ जाएगा. और मैग्नेटिक फील्ड भी आप देखोगे तो अंदर की तरफ ही है. तो cos ऑफ 0 कितना होता है? सो cos ऑफ 0 हो जाता है हमारा यहाँ से 1 के बराबर. तो वो तो आएगा नहीं, यहाँ से बचेगा B इंटू ए. ए खुद कितना है? सो ए खुद है यहाँ से लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर. यहाँ से हो जाएगा LX. अभी L तो कांस्टेंट ही है, ये तो मेरा कांस्टेंट है लेंथ, बट यहाँ पे ब्रेथ क्या हो रहा है? बदल रहा है, बिकॉज ये वाला लेंथ थोड़ी देर में आगे जाने वाला है. सो dx बाई dt क्या होता है? ये तो होता है वेलोसिटी के बराबर. सो यही हो जाती है मेरी आइडियली फॉर्मूला, विच इज E इज इक्वल टू डी यहाँ से LVB के बराबर. तो ये फॉर्मूला गलत नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि ये फॉर्मूला गलत है, बट आइडियली हमारे फॉर्मूला में साइन थीटा का टर्म भी आता है. आइडियली क्या होता है? आइडियली मेरी फॉर्मूला में साइन थीटा का टर्म भी आता है. तो उसके लिए टेक्स्ट बुक ने नीचे से देखो आप पेज 269 पे वापस से डेरिवेशन किया है. ओके, तो आइडियली हमारा आ गया फॉर्मूला, बट दिस फॉर्मूला इज नॉट द जनरल फॉर्मूला. सो इस वजह से जो टेक्स्ट बुक ने नोटेशंस की हैं मैं आपको वही करके बताता हूं. सो टेक्स्ट बुक में बोला गया है कि ऑब्वियसली बात है, अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सो सम वर्क विल बी डन. वर्क डन कितना होता है? होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर. डिस्प्लेसमेंट के लिए इन लोगों ने रीडिंग लिया है L के बराबर.
फोर्स कितना होता है, सो फोर्स उन्होंने पिछले चैप्टर का यूज किया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, विच इज बेसिकली क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर, इनटू में हो जाएगा यहां से हमारा एल के बराबर। अब यहां से यूज किया गया है पुराना फॉर्मूला जो कहता है पोटेंशियल इज इक्वल्स टू दी हो जाता है वर्क डन पर यूनिट यहां से चार्ज के बराबर, है ना। पोटेंशियल इज इक्वल्स टू दी क्या हो जाता है हमारा वर्क डन पर यूनिट यहाँ पे चार्ज के बराबर। एंड यहां से हम क्या बोल सकते हैं, हम यहां से बोल सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, मल्टीप्लाइड में है यहाँ से लेंथ एंड डिवाइडेड में है यहाँ से क्यू, सो क्यू और क्यू हो जाएगा यहाँ से कैंसिल। पोटेंशियल कितना मिलेगा, पोटेंशियल मुझे यहाँ से मिल जाएगा एल वी बी साइन थीटा के बराबर, है ना। कितना मिल जाएगा यहाँ से अपने पास एल वी बी साइन थीटा के यहाँ से बराबर। एंड फिर इन्होंने फर्दर मोर इसी को ही थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। इन लोगों ने तो डायरेक्टली बोला है कि ईएमएफ जनरेटेड इज, ओके, यहाँ पर 12.11 इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो इन्होंने सीधा बोल दिया है ईएमएफ जनरेटेड इज गिवन बाय वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर। तो बेसिकली इन्होंने दो फॉर्मूलाज को कंबाइन करने का कोशिश किया है। आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड खुद किसके बराबर होती है, बराबर होती है पोटेंशियल डिवाइडेड बाय जो भी डिस्टेंस होता है। तो वो इन्होंने डिस्टेंस को 1 मीटर या यूनिट डिस्टेंस कंपेयर करके आपको यही फॉर्मूला सीधा ई के लिए यहाँ पर डायरेक्टली बोल दिया है। सो टेक्स्ट बुक नोटेशन में आप देखोगे सो फॉर्मूला सीधा ऐसे ही लिखा हुआ है कि ईएमएफ इज इक्वल्स टू दी वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर, एंड वो सही भी है। जिन लोगों को कंफ्यूजन हुआ, आप लास्ट के जो 20 सेकंड्स मैंने कहा आप उसको कुछ देर के लिए इग्नोर करो। आप मुझे बताओ ईएमएफ होता क्या है, कम ऑन, क्या होता है ईएमएफ? ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है ना, बरोबर। ईएमएफ क्या होता है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो बस ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, यही पोटेंशियल आपका ई के बराबर है, विच इज एल वी बी साइन थीटा के यहाँ से बराबर। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड को बीच में मत लाओ, कंफ्यूज हो जाओगे, एंड माय बैड आल्सो, बिकॉज वो थोड़ा सा ऐसा अपीयर हुआ बट ऐसा नहीं है। इन्होंने सीधा बस यही लॉजिक यूज करके फाइनल में इसी का जनरल फॉर्मूला यहां से बना के रख दिया है। इसके बाद आ जाता है यहां से सबसे इजी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि हो जाता है हमारे इंडक्टर्स का टॉपिक। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या यूज करते हैं, यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर का अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूं, सो कैपेसिटर में हमारा सिचुएशन कैसा होता है कि हमारी मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है। क्या होती है कैपेसिटर के केस में, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां से स्टोर होती है। ओके, उसी प्रकार से इंडक्टर मेरे पास एक डिवाइस होता है। सो इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर आपका एक डिवाइस होता है जिसके बारे में जो डिटेलिंग है हम वो लोग एसी सर्किट्स में पढ़ते हैं। और इंडक्टर क्या स्टोर करता है, सो इंडक्टर स्टोर करता है हमारी मैग्नेटिक एनर्जी को। क्या स्टोर करता है, स्टोर करता है मैग्नेटिक एनर्जी। तो ये इसका एक्चुअल फंक्शन होता है, बट आप लोग नोटिस करोगे इसके बारे में ज्यादा कुछ डिटेलिंग ऐसा नहीं दिया रहेगा। ओके, तो नहीं दिया रहेगा डिटेलिंग, फिर भी मैंने आपको एक बार बता दिया कि क्योंकि क्या है ना, इंडक्टर के बारे में क्लैरिटी आता ही नहीं है। ओके, उसको कोई इतना वैल्यू नहीं देता है, सो इजी ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए, तो जैसे हमारे रेजिस्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक रेजिस्टर यहां पे लगाया, दूसरा रेजिस्टर यहां पे लगाया, तो मैं बोलूंगा मेरे रेजिस्टर सीरीज में है, तो फॉर्मूला हो जाएगा मेरा यहां से R1 प्लस R2 के बराबर। उसी प्रकार से अगर मेरे इंडक्टर्स भी सीरीज में है तो सेम ही फॉर्मूला हमारा यहां पर इंडक्टर्स इन सीरीज का भी लगता है। एंड बिलीव मी, ये क्वेश्चंस कभी कभी आते भी हैं। उसी प्रकार से अगर मेरे रेजिस्टर्स यहाँ पे पैरेलल में है, सो रेजिस्टर्स क्या है, रेजिस्टर्स मेरे यहाँ से पैरेलल में है। सो अगर मेरे रेजिस्टर्स यहाँ से पैरेलल में है तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा सिमिलर फॉर्मूला जैसे रेजिस्टर्स इन पैरेलल का था, वही फॉर्मूला हमारा यहाँ पर इंडक्टर के केस में भी यूज होता है। तो अभी ये किसी को भी सीखने की जरूरत नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है कि किसी को सीखना पड़ेगा कि वो मेहनत करनी पड़ी, नहीं, तो सबको यहाँ से आता ही है। चलिए, अब यहाँ पर क्या है वगैरह एक आध चीज हम देखते हैं। सो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन तो हो गया, ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी यहां से हो गया। अभी म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन क्या है और इनके कोएफिशिएंट्स क्या है, इनके ऊपर हम लोग थोड़ा सा समझने का यहाँ से प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा हम समझने का यहाँ से प्रयास करते हैं। चलिए,
तो देखो सिचुएशन क्या है, हमारा जो भी सर्किट में चेंजेस होते हैं, ओके जो भी हमारे सर्किट में चेंजेस होते हैं वो चेंजेस कब कब होते हैं। सो सर्किट में जो भी हमारे चेंजेस होते हैं वो चेंजेस होते हैं या तो जब मेरा सर्किट स्टार्ट होता है या तो जब मेरा सर्किट स्टॉप होता है। ओके सो स्टार्ट और स्टॉप यही दोनों मोमेंट पे हमारे चेंजेस होते हैं, अदरवाइज हमारी कोई भी चीज बदलती नहीं। ओके जब स्टार्ट करते हो आप फैन को स्टार्ट करते हो तो तभी ही उसको करंट थोड़ा 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 करके ज्यादा लगने लगता है, एंड उसके बाद फैन एक बार स्टार्ट हो गया तो वो कांस्टेंट ही रहता है। एंड वेन एवर द सर्किट स्टॉप्स, जब सर्किट हमारा स्टॉप होता है तब हमें धीरे धीरे करंट यहां से कम होते जाता है। तो उसी प्रकार से जो भी आपका चेंज इन फ्लक्स होता है, ओके चेंज इन फ्लक्स, तो वो आपका स्टार्ट और स्टॉप में ही होता है। जब भी आपका सर्किट स्टार्ट होता है और जब भी आपका सर्किट स्टॉप होता है, तो बेसिकली यहां पर होता क्या है, सिचुएशन कैसी होती है, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में फर्क क्या है। सेल्फ इंडक्शन का कॉन्सेप्ट तब आता है जब आपके पास एक ही सर्किट है, आपके पास क्या है, आपके पास एक ही सर्किट है। तो कंसीडर करता हूं यहां पर मेरे पास एक सर्किट है जिसमें लगा हुआ है फॉर एग्जांपल एक इंडक्टर, और कनेक्टेड है यहाँ पर एक बल्ब, और कनेक्टेड है यहाँ पर मेरे पास यहाँ से एक बैटरी। ओके चलिए, सो इवेंचुअली होना क्या चाहिए, इवेंचुअली होना ये चाहिए कि जब टाइम 0 के बराबर है तो मेरा बल्ब ऑफ होना चाहिए। बल्ब क्या होना चाहिए, मेरा यहाँ से पावर सोर्स यहाँ से ऑफ है तो बल्ब भी मेरा यहाँ से ऑफ होना चाहिए। एंड जैसे ही समय मेरा यहाँ से 0.1 सेकेंड हो, जब मेरा करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो बल्ब मेरा 100% यहाँ से ऑन हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, 100% यहाँ से ऑन हो जाना चाहिए। सो दिस इज अवर एक्सपेक्टेशन के ऐसा होना चाहिए, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में आप देखते हो कि थोड़ा टाइम लगता है, 0.1 सेकेंड में तो नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपने ये चीज नहीं देखी है तो दूसरी चीज आपने देखी होगी कि जब हम बटन को ऑफ करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, बटन को ऑफ कर देते हैं सीधा। बटन ऑफ करते ही हमारा बल्ब आइडियली सडनली बंद हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, सडनली बंद हो जाना चाहिए। बट हम लोग देखते हैं ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। क्या होता है, वो धीरे धीरे ऑफ होता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि बटन हमने बंद कर दिया है, फिर भी लाइट अभी तक जल रही है, और ऐसे बस कुछ मिली सेकेंड्स या कुछ सेकेंड्स में वो धीरे धीरे ऐसे करते करते बंद होती। तो ये सब क्या है, ये आपके सेल्फ इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है। कैसे, आइए समझते हैं। तो पहले यहाँ पे फ्लक्स कुछ भी नहीं था, बट यहाँ से बैटरी मैंने ऑन की। बैटरी जैसे ही मैंने ऑन की तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, चेंज इन फ्लक्स हुआ। क्या है लेंज लॉ का रूल, लेंज लॉ का रूल है चेंज विल बी ऑपोज्ड। तो मेरा जो कॉइल है वो बल्ब को इनिशियली ग्लो नहीं होने देता है। ओके सो इस वजह से बल्ब मेरा ऑन द स्पॉट 100% स्टार्ट नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। कुछ सेकंड्स के बाद आपका स्टार्ट हो जाता है। ऑब्वियसली आज के जमाने में अलग अलग एडवांस सर्किट हैं तो हर जगह ये चीजें वैलिड नहीं है, बट यस ऐसा होता है। उसी प्रकार से जब सर्किट को हम ऑफ करते हैं, सो ऑफ करने में क्या होता है, ऑफ करने में हमारा ऐसा लॉजिक होता है कि बल्ब हमारा सडनली बंद होना चाहिए, बट अगेन लेंज लॉ कहता है चेंज वुड बी ऑपोज्ड। तो मेरा सर्किट जो कॉइल है इंडक्टर का वो उसको बंद नहीं होने देता है, बट इवेंचुअली तो बंद होगा ही। सो इस वजह से डायरेक्ट बंद नहीं होके वो थोड़ा थोड़ा बटन ऑफ करने के बाद भी 2-3 सेकंड के बाद 100% शट डाउन होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एक ही सर्किट के अंदर, इसको कहा जाता है सेल्फ इंडक्शन। एंड इसी प्रकार से अगर ये चीजों में मैं 2 सर्किट्स इन्वॉल्व करूं, सो यही कॉन्सेप्ट हो जाता है मेरा यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस का। क्या हो जाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। फॉर एग्जाम्पल 2 कॉइल्स यहां से मैं लेता हूं, और दोनों कॉइल्स को मैं क्या करता हूं, दोनों कॉइल्स को मैं एक दूसरे के आसपास यहाँ पे रख देता हूं। 2 कॉइल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं और दोनों कॉइल्स को क्या किया है, एक दूसरे के आसपास में मैंने यहाँ पर इनको रख दिया है। एक कॉइल में मैंने बैटरी लगाई है, दूसरे में मैंने यहाँ से गैल्वेनोमीटर लगाया है। सो यहाँ पे क्या होगा, देखो होगा ऐसे कि बिकॉज इनका ओरिएंटेशन मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से रखा है, इनकी पोजीशन अगर मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से रखी है, तो होगा क्या, जितनी भी लाइंस मेरी यहाँ से पास होने वाली रहेंगी वो म्यूचुअली दूसरे कॉइल के अंदर भी मेरी सर पास हो जाएंगी।
ओके सो बाजू में भले ही बैटरी नहीं है, स्टिल मुझे गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर मुझे कुछ सेकंड्स के लिए मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्या शो करेगा? गैल्वेनोमीटर मुझे कुछ सेकंड्स के लिए मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन यहां से शो करेगा। ओके सो बिकॉज ये एक सर्किट से दूसरे सर्किट पे चीज हुई है, सो इसी को कहते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अभी हमने सेल्फ इंडक्टेंस के पीछे का फिजिक्स समझ लिया, जो कि आप एग्जाम में अब अच्छा खासा लिख सकते हो। हमने म्यूचुअल इंडक्शन के पीछे की भी फिजिक्स समझ ली अच्छे से। आइए अब देखते हैं एक बार इनकी फॉर्मूलाज एंड डेफिनेशंस। चलिए सो बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है हमारे दोनों इंडक्शंस, तो हम इनका पहले पहले पूरा का पूरा फॉर्मूला डेरिवेशन का प्रोसेस समझ लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले पहले हम लोग समझेंगे सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस, एंड उसी से हमारे डेफिनेशंस भी आ जाएंगे, डेरिवेशन भी आ जाएगी, फॉर्मूला भी आ जाएगी। सो फिजिक्स कुछ मिनट पहले हमने समझ ली, अभी समझते हैं कि इसका प्रोसेस कैसा। सो देखो, जितना भी फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे करंट को। जितना ज्यादा फ्लक्स उतना ज्यादा करंट, ये तो एक बेसिक ही हो गया है। उतनी ज्यादा लाइंस, उतनी ज्यादा इंटेंसिटी, तो उतना ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, आता है कांस्टेंट, वही कांस्टेंट हो जाता है हमारा सेल्फ इंडक्शन का कांस्टेंट। ओके इसी को कहते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा L इज इक्वल टू दी फ्लक्स डिवाइडेड बाय यहां से I के बराबर। फर्दर मोर अगर आपको ऐसा बोला जाता है कि वी हैव सम नंबर ऑफ टर्न्स, ओके तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर हमारे पास हैं, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। मैंने आपको कहा है फिजिक्स के पार्ट 2 में जब भी नंबर ऑफ टर्न्स आपको देखने को मिले आप मल्टीप्लाई कर दो n से, बट यहाँ पे अगर आप इधर ही n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। आपको पहले पूरा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला बना देना है, एंड देन उसको अगर if our circuit has turns, okay if our circuit has n number of turns, उसके पास अगर n number of turns हैं, तो फिर यहां से क्या होगा? सो अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो हो जाएगा L इज इक्वल टू डी, यहां से हमारा n फ्लेक्स अपॉन में यहां से I के बराबर। ओके सो दैट इज द बेसिक्स यहाँ पर फंडा। और ये जो L है, इस L को कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। क्या कहा जाता है? सेल को कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ हमारा सेल्फ इंडक्टेंस, एंड दैट्स इट। ओके एल का यूनिट क्या होता है? सो इसका यूनिट हो जाता है यहां से हेनरी के बराबर। ओके चलिए, तो देखो यही था थोड़ी देर पहले जो हम समझ रहे थे। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या है हमारा? इज डिफाइंड एज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल पर यूनिट एरिया ऑफ चेंज इन द करंट इन द कॉइल। तो आपका वही है, ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा? जितना फ्लक्स चेंज होगा। सारी चीजें एक दूसरे से यहाँ पे आपके प्रोपोर्शनल ही हैं, तो आप चाहो तो अपने भाषा में भी इन डेफिनेशंस को लिख सकते हो। चलिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेरिवेशन थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ता है उसको करते वक्त, बट आइए उसको भी हम समझ लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट कैसा है? सो समझो ये मेरा पहला कॉइल है। सो पहले कॉइल में मेरी लगी हुई है यहाँ से बैटरी। सो ये है मेरी बैटरी, ये है यहाँ से मेरा पहला कॉइल। यहाँ पर है मेरा दूसरा कॉइल जिसके अंदर लगाया है मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गैल्वेनोमीटर। तो ये है मेरा फर्स्ट कॉइल, ये है यहाँ से मेरा सेकंड कॉइल। ओरिजिनली जो भी करंट में चेंजेस आएंगी वो सारी की सारी करंट में चेंजेस आएंगी मेरे पहले कॉइल में। किस में चेंजेस आएंगी? सारी की सारी चेंजेस आने वाली हैं मेरे पहले वाले कॉइल में। ओके चलिए, तो इसका हमारा जो लिखने का तरीका है, जो प्रॉपर टेक्स्ट बुक नोटेशन, एंड टेक्स्ट बुक नोटेशन अच्छी है। ओके जहां जहां टेक्स्ट बुक को मुझे अप्रिशिएट करना होता है वहां वहां आपने नोटिस किया होगा मैं मौका नहीं छोड़ता हूं। ओके चलिए, तो ये लोग स्टार्ट इंटीग्रेशन से करते हैं, बट आई डोंट थिंक उस इंटीग्रेशन का इतना नीड है। आप देखोगे ना टेक्स्ट बुक का भी इन्होंने स्टार्ट ऐसे किया है, प्रॉपर ऐसा इंटीग्रल दिया है। ओके अभी मैं आपको यहां से बताऊंगा बिकॉज ये कुछ सेंस नहीं बनता है। क्या होगा ना, ये रट्टा मारने के चक्कर में मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स ये भूल जाएंगे। तो ये एक लाइन रट्टा मारने के चक्कर में आप अगर उसके बदले में 10 लाइन कॉन्सेप्चुअली याद कर पा रहे हो, सो 10 लाइंस आप लोग कॉन्सेप्चुअली यहाँ से प्रेफर करो। सो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे हम लिखते हैं फ्लक्स इन द सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल। इसको रीड कैसे किया जाता है? रीड किया जाता है फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल। सो सेकेंड कॉइल में जो मेरी लाइंस घुस गई,
अरे घुस तो गई बट कहां से आई, आई तो फर्स्ट से, तो ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, सो फ्लक्स इन द सेकंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द फर्स्ट कॉइल, बिकॉज करंट कहां पर है, करंट तो ओरिजिनली हमारा यहां पर पहले वाले कॉइल में ही। बात खत्म, प्रोपोर्शनलिटी हटती है, आ जाता है कांस्टेंट, यही कांस्टेंट हो जाता है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का कांस्टेंट, नाम हो जाएगा इसका M21 के बराबर। ये हो जाती है यहां से मेरी इक्वेशन नंबर 1। अभी क्या करना है, जैसे मीटर ब्रिज में करते हैं, हम लोग बोलेंगे यार मुझे एरर नहीं चाहिए, मुझे एरर नहीं पसंद है, सो हम इनको इंटरचेंज करना चाहेंगे। सो हम दोनों कॉइल्स को यहाँ पे एक प्रकार से इंटरचेंज कर देते हैं। सो इंटरचेंज कर देते हैं यानी हम लोग यहाँ पर कैसा सिनेरियो कर देते हैं कि गैल्वेनोमीटर में फर्स्ट कॉइल में लगा देता हूं, ओके, और बैटरी में सेकंड कॉइल में लगा देता हूं। सो यहाँ पे पहले वाले कॉइल में लग जाएगा गैल्वेनोमीटर, सेकंड वाले कॉइल में यहाँ से लग जाएगा हमारा फर्स्ट कॉइल में गैल्वेनोमीटर एंड सेकंड कॉइल में लग जाएगी यहाँ से मेरी बैटरी। सो अभी हम लोग यहाँ पे सिचुएशन कैसा यूज करते हैं, सो यहाँ पे हम लोग सिचुएशन कुछ इस प्रकार से यूज करते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा फ्लक्स इन द फर्स्ट कॉइल ड्यू टू सेकंड। अभी बैटरी यहाँ पे है तो करंट यहाँ बनेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द सेकंड कॉइल। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, वापस से आ जाएगा कांस्टेंट, वही कांस्टेंट का नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। फिर आपको लिखना है एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन प्रूवन, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूवन है कि हमारा M12 बराबर आता है हमारे M21 के। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसके वजह से हम लोग करते हैं जनरलाइजेशन। क्या करते हैं, इसके वजह से हम लोग करते हैं यहाँ पे जनरलाइजेशन। तो हम लोग लिखेंगे जनरलाइजिंग दीज टर्म्स, ओके। तो अभी देखो बार बार ये मुझे ऐसे परेशानी नहीं चाहिए कि फर्स्ट कॉइल में गैल्वेनोमीटर है या सेकंड में गैल्वेनोमीटर है, फर्स्ट में बैटरी है या सेकंड में बैटरी है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो मैं एक जनरल टर्म्स डिफाइन कर दूंगा, और जनरल टर्म्स कैसे डिफाइन करूंगा, फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल, या फिर मैं इसको कैसा लिख सकता हूं, मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूं फ्लक्स इन द, इन्होंने कौन सा बोला है, यस, फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। यानी जिसमें बैटरी लगी हुई है उस कॉइल को आज से हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कॉइल, और जो सेकंड वाला है उसको बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। तो हमारा यहाँ पर लॉजिक कैसा हो जाता है, हमारा फ्लक्स इन द सेकेंडरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द प्राइमरी, दैट्स इट। आ जाता है कांस्टेंट म्यूचुअल इंडक्टेंस, यही हो जाती है मेरी म्यूचुअल इंडक्टेंस की यहाँ से फॉर्मूला, ओके। चलिए इसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काफी ज्यादा वेरिएशंस हैं, वो वेरिएशंस काफी ज्यादा टफ हैं एंड यूजुअली एग्जाम्स में एनीवेज वो स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, तो उनको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं। बट ये जो कोर था आपके म्यूचुअल इंडक्टेंस का, सेल्फ इंडक्टेंस का, वो पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है, ठीक है। सो मैंने आपको इससे ज्यादा डिटेल में ही समझा दिया कि कौन कैसा यहाँ पर हमारा एक्ट होता है, ठीक है। अभी बस इसमें हमको लेंज लॉ लगाना है एंड लेंज लॉ की फॉर्मूला दोनों के लिए लिख देनी है। चलिए सो लेंज लॉ की फॉर्मूला क्या होती है, E इज इक्वल टू दी माइनस डी फाई बाई डी टी। सेल्फ इंडक्शन के लिए फ्लक्स कितना है, इतना है, सो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर। ये हो जाएगा मेरा यहाँ से लेंज लॉ का फॉर्मूला फॉर द सेल्फ इंडक्शन। चलिए उसी प्रकार से म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा आपका लेंज लॉ का, E इज इक्वल टू दी माइनस यहाँ से डी फाई बाई डी टी के बराबर। फ्लक्स कितना है, एम आई पी के बराबर, एम हो जाएगा कांस्टेंट के बाहर, यहाँ पे हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ दिस, ओके। सो यहाँ पर आपका इंडक्शन जो लास्ट मोमेंट पे या रिवीजन पर्सपेक्टिव से या इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव से जितना जरूरी है उतना हमारा यहाँ पर इंडक्शन का पार्ट कम समाप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद चैप्टर में आ जाती है एक और डेरिवेशन जो कि थोड़ी सी एक्सपेक्टेड है। दो डेरिवेशंस एक्सपेक्टेड आपकी थोड़ी सी होती हैं, जिसमें से पहली हो जाती है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हाफ CV स्क्वायर वाली डेरिवेशन, ओके। सो जिसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्रूव करनी है विच इज हाफ CV स्क्वायर। तो उसी प्रकार से मैंने आपको बताया जितनी रिस्पेक्ट कैपेसिटर की है उतनी रिस्पेक्ट हमारे इंडक्टर की भी है। इंडक्टर भी भाई मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है, ओके। कौन सी एनर्जी को स्टोर करता है, मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। बट इंडक्टर ने क्या है, अच्छे से फेमस नहीं किया है खुद को, ओके। तो उसको लोग पहचानते नहीं है। तो मैं यहाँ पर भी आपका फॉर्मूला सिमिलर ही आता है, वहां पे आता है हाफ CV स्क्वायर, यहाँ पे आता है हाफ LI स्क्वायर। सो दोनों का फॉर्मेट भी आप ध्यान से देखोगे तो सेम ही है। चलिए तो इसको हम डेरिवेशन को कैसे स्टार्ट करते हैं, एज वी नो दैट, जैसे हमें पता है कि changing magnetic flux in a coil causes induced EMF which opposes the change.
बरोबर। Hence the energy has to be spent to overcome to build up the magnetic field. So energy तो यहाँ पर यूज होगी ही होगी because someone is going to oppose you. तो अगर आपको कोई oppose करेगा तो आप obviously बात है some amount of energy उस पे spend करना prefer करोगे। This energy may be recovered as a heat in the resistance of the circuit and this explains the concept of energy being stored in the magnetic field. अब ये जो फिजिक्स है कि इंडक्टर के अंदर किस फॉर्मेट में एनर्जी सेव होती है या इंडक्टर के अंदर कैसे मैग्नेटिक एनर्जी सेव होती है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट आपने नोटिस किया होगा नहीं है। कैपेसिटर का पार्ट सिलेबस में है, आप लोग इंजीनियरिंग में भी जाओगे तो आपको कैपेसिटर का चार्जिंग एंड कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग जेडबलई नीट कोई पढ़ रहा है। सो अगेन कैपेसिटर का चार्जिंग कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग सिलेबस में है, इंडक्टर के लिए ज्यादा कुछ भी चीज सिलेबस में नहीं है। तो ये एक ही लाइन यहाँ पर है, दिस एनर्जी आपको हीट के फॉर्मेट में स्टोर हो सकती है और अगेन एक फॉर्म से दूसरे एनर्जी में फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती है, तो अल्टीमेटली वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी करके ही मिलती है। ओके चलिए, सो फर्स्ट वी कंसीडर द इलेक्ट्रिक ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी हम एक कॉइल कंसीडर करेंगे जिसका इंडक्टेंस L है एंड अभी हम लोग यहाँ से मैथमेटिक्स लगाते जाएंगे। तो ये सर्किट में तो कुछ भी नहीं है, बैटरी लगाया है, एक इंडक्टर लगाया है, कुछ भी नहीं है। ओके सीधा लगाया है यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, बिकॉज मैंने आपको कहा था एक ही सर्किट होगा तो आपका एक ही फॉर्मूला यूज होगा, E इज इक्वल टू -L, यहाँ से di/dt के बराबर। चलिए फिर क्या किया है, वर्क डन करना पड़ेगा, बिकॉज आपको मैंने बताया जब भी आप सर्किट को स्टार्ट करते हो तो चेंज अपोज होती है, बरोबर। तो वर्क डन करना पड़ेगा तभी ही बल्ब जलेगा, ऐसा नहीं है कि बटन जला दिया खुद ही जलेगा, नहीं, सर्किट को खुद पे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर। पोटेंशियल को इस चैप्टर में कहा जाता है ईएमएफ के बराबर, सो ये हो जाएगा ईएमएफ। वर्क डन करना पड़ेगा छोटा, बिकॉज आपका मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन होता है स्टार्टिंग में, तो ये फॉर्मूला को यहां से मैं इस्तेमाल करूंगा। सो वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ पे -E टाइम्स ऑफ डी क्यू पे बराबर, जहां पे माइनस का साइन क्यों आता है, बिकॉज वर्क मुझे अगेंस्ट में करना है। सर्किट का काम ही है बल्ब को ग्लो कराना। अब यहां पर उन्होंने बल्ब नहीं लगाया है, बट इमेजिन करो लगाया होता, तो सर्किट का खुद का काम ही है बल्ब ग्लो कराना और वो खुद को ही ऑपोज कर रहा है। ओके खुद में ही चेंज ऑपोज कर रहा है कि नहीं मुझे बल्ब ग्लो नहीं होने देना है, इतनी देर से बल्ब बंद था तो अभी मुझे ग्लो नहीं होने देना है। सो खुद का ही ऑपोजिशन है, तो यहाँ पे साइन आ जाती है नेगेटिव साइन। चलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस में ई हो जाएगा, यहाँ से वापस से माइनस एक और आ जाएगा, सो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास L टाइम्स ऑफ यहाँ से di/dt के बराबर, यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास dq, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल। कई बार लोगों को मन होता है कि हम माइनस माइनस नहीं यूज करें, तो आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग में ही लिख दो कंसीडरिंग मैग्नीट्यूड, तो हर फॉर्मूला का आप मैग्नीट्यूड ही कंसीडर कर दो, माइनस के झमेलों से बाहर आ जाओगे। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अपना हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ dq/dt हो जाता है हमारा करंट के बराबर। सो dw इज इक्वल टू डी हो जाएगा यहाँ से L टाइम्स ऑफ I टाइम्स ऑफ हो जाएगा यहाँ से di के बराबर। चलिए सो यहाँ पे भी dw का टर्म है, वहां पर भी di का टर्म है, लगा देंगे इंटीग्रेशन। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन थोड़ा सा रफ कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन। चलिए सो dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा वर्क डन के बराबर, L कांस्टेंट चला जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, वहां पर इंटीग्रेशन हो जाएगा I²/2 के बराबर। वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से हाफ Li² के बराबर। यही वर्क डन है और यही मेरी एनर्जी स्टोर्ड है, बिकॉज आपको फिजिक्स में पता होगा जो वर्क डन होता है वही एनर्जी होती है। आपके पास एनर्जी है तभी आप वर्क डन कर सकते हो, सो दोनों क्वांटिटीज आपकी इक्वल अमाउंट में ही रहती हैं। और ये वही लिखा गया है, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड यूबी, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा बोला जाता है, इन द एंड इट इज एनालॉगस टू द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सो देखो कंपैरिजन किया गया है विद द कैपेसिटर के, जैसे यहाँ पर आपका यूबी है उसी प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा यूई होता है, और ये दोनों हमारे क्या हैं, एक प्रकार से एनालॉगस ही हो जाते हैं। ठीक है, चलिए फाइनली द लास्ट टॉपिक विच इज द फेवरेट टॉपिक फॉर द महाराष्ट्र बोर्ड, उनको बहुत ज्यादा पसंद है, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरी हो, ट्रांसफॉर्मर चारों एंगल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका डायग्राम हो थ्योरी हो कोई भी चीज यहां पर होने दो। चलिए
सो ट्रांसफॉर्मर है क्या? सो ट्रांसफॉर्मर का क्या है लॉजिक? सो देखो, अगर मुझे पता है कि मेरे शहर में, जो मेरी स्टेट में लाइट बनती है, वो लाइट बनती है 22,000 वोल्ट्स की, तो मुझे पता है कि मुझे घर पे इतना वोल्टेज नहीं चाहिए, इतना लाइट कहां करूंगा मैं? तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है? हम लोगों को करना पड़ता है ट्रांसमिशन। क्या करना पड़ता है? ट्रांसमिशन करना पड़ता है, जहां पर मुझे वोल्टेज को कम कम करते जाना पड़ता है। क्या करते जाना पड़ता है? जहां पर मुझे वोल्टेज को कम कम करते जाना पड़ता है। तो ये कम कम कैसे होता है? सो ये कम, या फिर कभी कभी घर पे हम लोग कोई डिवाइस यूज करते हैं, हेयर ड्रायर या कोई दूसरा डिवाइस, जिसमें वोल्टेज बहुत ज्यादा लगती है, तो वहां पर हमें वोल्टेज ज्यादा चाहिए होती है। माइक्रोवेव ओवन चलाने में वोल्टेज ज्यादा लगती है। तो ये सारे काम करता है हमारा ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहली पहली बात, ट्रांसफार्मर को आप ऐसा नहीं समझो कि कोई बड़ा आपके शहर में एक लगा हुआ है, नहीं। ट्रांसफार्मर इतने से भी आते हैं, इतने से भी आते हैं, दोनों सेम फंक्शन करते हैं, सिर्फ उनकी इंटेंसिटी एंड लेवल्स में फर्क होता है। सो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है हमारे लो एसी वोल्टेज को हाई करंट पे टू हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो करंट एंड वाइस वर्सा। तो अगर ये चीज आपने समझी हुई है तो इट्स ओके। अगर आपने नहीं समझी हुई है तो फिर आप इसमें से सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, दोनों वाइस वर्सा का मतलब होता है। और एंड यूज किया गया है। लॉजिक गेट्स में आपने सीखा होगा, एंड का मतलब होता है दोनों पॉसिबल सिचुएशंस वो कवर करता है। ओके, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। सो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कौन सा यूज्ड है? म्यूचुअल इंडक्शन यूज्ड है। समझो यही क्वेश्चन 3-4 मार्क के लिए आ गया, तो आप म्यूचुअल इंडक्शन के लिए पहले तो 1-2 लाइंस लिख सकते हो कि व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द नेबरिंग कॉइल। चलिए, अब इसका वही बताया गया है। एक प्राइमरी कॉइल होता है, जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमने देखा, हम लोग 1 और 2 नाम नहीं देंगे, हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी नाम देंगे। तो यहाँ पर भी हमने वही चीज किया गया है। और देखो, इधर डायरेक्ट आयरन कोर यूज नहीं होता है। आज के लेक्चर में ही मैंने आपको बता दिया, लेमिनेटेड आयरन कोर यूज होता है। सो लेमिनेटेड का मतलब क्या होता है? हम पार्ट्स में यूज करते हैं। सो बेसिकली ये आपका फ्रंट व्यू है। अगर आप ऐसा ओवरऑल व्यू देखोगे, सो आयरन कोर, जैसे आईडी करंट्स में मैंने आपको बताया, हम छोटे 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 इसके स्ट्रिप्स कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? छोटे छोटे इसके यहाँ से हम लोग स्ट्रिप्स कंसीडर करते करते चलते हैं। चलिए, तो लेफ्ट साइड में हम अप्लाई करते हैं प्राइमरी वोल्टेज। एंड प्राइमरी वोल्टेज, बिकॉज मुझे चेंजिंग फील्ड चाहिए, सो हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? हम लोग एसी सिग्नल यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। चलिए, और यहाँ पे इनके नंबर ऑफ टर्न्स हैं खुद के। चलिए, और यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में क्या लगता है? सेकेंडरी कॉइल में मेरा लगता है आउटपुट। आउटपुट को यूजुअली करंट इलेक्ट्रिसिटी के भाषा में हम लोग कहते हैं कि वी अप्लाई सम लोड। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देते हैं? कुछ ना कुछ यहाँ पे हम लोग लोड रेजिस्टर, आप बोल सकते हो, अप्लाई करके मेजर करते हैं। ये है आपका कुछ इलेक्ट्रिकल सॉर्ट ऑफ डायग्राम, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन नहीं बना के सिर्फ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क यहाँ से बनाते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है? होता वही है, जब भी हम एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं प्राइमरी कॉइल में, तो करंट क्या होता है? करंट प्राइमरी कॉइल में हमारा चेंज होता है। सो प्राइमरी कॉइल में जो करंट चेंज होगा, उसके वजह से क्या होगा? वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, सो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा ईएमएफ। ओके, तो वही ईएमएफ की हमको पढ़ाई करनी है कि कैसे ईएमएफ चेंज होगा, कितने मात्रा से चेंज होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, और अगर ऐसा है तो कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स बदलने से कोई चीज मुझे हासिल होगी क्या? चलिए, तो यहां पर हम पहले पहले तो ऐसा पढ़ते हैं कि प्राइमरी कॉइल का जो वोल्टेज है वो दिया जाएगा लेंज लॉ से माइनस डी फाई बाय डी टी के बराबर। सेकेंडरी कॉइल का जो वोल्टेज है वो दिया जाएगा यहाँ से माइनस डी फाई एस टाइम्स ऑफ यहाँ से डी टी के बराबर। ठीक है, चलिए, इसमें फ्लक्स का खुद का फॉर्मूला क्या है? सो बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो फ्लक्स का खुद का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा? हो जाएगा यहाँ से फ्लक्स का खुद का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स, ओके, टाइम्स ऑफ हो जाएगा जो नॉर्मल फ्लक्स आपका यहाँ से है। तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट आ जाएगा डेरिवेटिव के बाहर। यहाँ पर बचेगा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ऐसा एक्सप्रेशन। उसी प्रकार से यहाँ पर मेरे पास बचेगा कोई ऐसा एक्सप्रेशन। ओके, सो फ्लक्स किसके बराबर होता है? सो नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपके हैं, सो आपको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो प्राइमरी कॉइल के केस में एनपी से मल्टीप्लाई, सेकेंडरी कॉइल के केस में एनएस से यहाँ पर मैंने किया मल्टीप्लाई। चलिए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दोनों को कर देंगे डिवाइड, माइनस माइनस कैंसिल,
डी फाइव बाई डी टी कैंसिल, ईपी बाई ई एस इज इक्वल टू मिल जाता है एनपी बाई एन एस के यहां से बराबर। तो ये हो जाता है मेरे ट्रांसफॉर्मर रेशियो का सबसे पहला फॉर्मूला। क्या हो जाता है मेरे ट्रांसफॉर्मर रेशियो का सबसे पहला फॉर्मूला। ओके चलो, दूसरा यहां पर क्या बोलते हैं हम लोग के, समझो मेरे पास एक आइडियल ट्रांसफार्मर है। मेरे पास क्या है, मेरे पास यहां पर एक आइडियल ट्रांसफार्मर है। सो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर में जितना इनपुट पावर दूंगा मुझे उतना ही आउटपुट पावर मिलेगा। और करंट इलेक्ट्रिसिटी से पता है कि पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। तो हो जाएगा यहाँ पे ईपी आईपी, बिकॉज इनपुट सेक्शन कौन सा है, ये वाला सेक्शन अपना पूरा का पूरा हो जाता है इनपुट सेक्शन। और सेकेंडरी कॉइल का सेक्शन क्या है, सेकेंडरी कॉइल का सेक्शन पूरा का पूरा हो जाता है यहाँ से आउटपुट सेक्शन, हो जाएगा यहाँ से ई एस आई एस के बराबर। तो मुझे मिलेगा यहाँ से ईपी बाई ई एस इज इक्वल्स टू हो जाता है यहाँ से आई एस अपॉन में आईपी के बराबर। ये और जो पहले बॉक्स बनाया है क्या करेंगे हम लोग, दोनों बॉक्सेस को यहाँ से इकट्ठा करेंगे तो मुझे एक न्यू फॉर्मूला मिल जाता है जो मिलता है ईपी डिवाइडेड बाय ईएस इज इक्वल्स टू हो जाता है एनपी डिवाइडेड बाय एनएस इज इक्वल्स टू हो जाता है यहाँ से आईएस डिवाइडेड बाय आईपी के यहाँ से बराबर। ओके, सो दिस इज द बेसिक सा हमारा यहाँ पर फॉर्मूला। एंड अभी इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम दो ट्रांसफॉर्मर्स को डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें से पहला हो जाता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। मुझे क्या करना है, मुझे आउटपुट में वोल्टेज ज्यादा चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे आउटपुट में वोल्टेज ज्यादा चाहिए। अगर मुझे आउटपुट में वोल्टेज ज्यादा चाहिए सो इवेंचुअली मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे ई एस ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू ईपी, बिकॉज सेकेंडरी कॉइल कहां पर होता है, सेकेंडरी कॉइल मेरा आउटपुट में होता है। अगर ऐसा है तो मुझे एन एस ज्यादा लगाने पड़ेंगे एज कंपेयर टू द एनपी। तो बेसिकली अगर मैं कंस्ट्रक्शन ही ऐसा करूंगा कि ये मेरा प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स में कम लगाऊं और सेकेंडरी कॉइल में मैं नंबर ऑफ टर्न्स यहां से ज्यादा लगाऊं, सो इवेंचुअली ये वाला ट्रांसफार्मर हो जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में मेरा सिचुएशन ऐसा होता है एंड इवेंचुअली यहां से आईपी ज्यादा होता है आईएस से। इनमें से कोई भी चीज आपसे एमसीक्यू फॉर्मेट में, वन लाइन क्वेश्चन फॉर्मेट में या किसी भी फॉर्मेट में पूछी जा सकती है। चलिए, उसी प्रकार से अगर मुझे चाहिए कि मेरा यहां से स्टेप डाउन हो, सो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में मुझे क्या चाहिए, मुझे वोल्टेज कम चाहिए, यानी सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज मेरा कम होना चाहिए एज कंपेयर टू द प्राइमरी कॉइल, यानी न्यूमरेटर मुझे कम करना पड़ेगा। न्यूमरेटर मुझे कम करना पड़ेगा यानी यहां से क्या हो जाएगा, मेरा एनपी हो जाएगा ज्यादा और यहां से मेरा आईएस हो जाएगा यहां से ज्यादा। सो बेसिकली ये हमारा एक टेक्निक हो जाता है कि नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से, नंबर ऑफ टर्न्स को मैं ध्यान में रखते हुए मैं मेरे ट्रांसफार्मर को यहां से डिजाइन कर सकता हूं। ओके, एंड इसी के साथ हम समाप्त करते हैं हमारे आज के रिवीजन सेशन को यहीं पे, शॉर्ट एंड स्वीट रिवीजन सेशन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर ये चैप्टर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप एवरग्रीन सीरीज से कभी भी देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो, ये प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है जिसमें सारे आपके थ्योरी हैं एंड न्यूमेरिकल्स भी कुछ चैप्टर का तो अपलोड हो चुका है। इसी के साथ ऐप पे रेटिंग्स अगर नहीं दी हैं, आरजी लेक्चर्स ऐप पे रेटिंग, सो मैं हमेशा नहीं कहता हूं बट आपको अभी काफी समय हो गया है ऐप यूज करके। अगर आपने ऐप पे लेक्चर्स अटेंड किए हैं या आपका जो भी एक्सपीरियंस है ऐप के साथ, आप वो भी प्ले स्टोर पे जाकर के रेटिंग्स दे सकते हैं। अपना एक्सपीरियंस अच्छा पैराग्राफ में बना के शेयर कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट बैच के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एक आइडिया मिले। टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।